हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 21 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो दोनों मोटू पतलू वहीं पे लिंगवा का खड़े हुए वेट कर रहे होते हैं और साथ ही ठंडा रहे होते हैं बुरी तरह से। जब मोटू वहाँ पे खड़े खड़े और ज्यादा थक जाता है तभी वो अपने गॉडफादर से कहता है, गॉडफादर हमारी एम्प्रेस अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। और साथ ही वहाँ पे नौटंकीबाज लौंडा वही मोटू से बोलता है, मुझे पता है ये हमारी एम्प्रेस की तरफ से हमारे लिए एक एग्जाम है। मोटू उसकी बात सुन के चिल्ला के कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है। फिर वो नौटंकीबाज लौंडा, दोस्तों पता नहीं कौन सा गांजे का नशा करता है, कौन सा नशा करता है, अलग ही सोच है इसकी। वो कहता है हमारी जो एम्प्रेस है अभी तक वापस नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे मिशन पे निकल गई होगी। फिर जोश में आके कहता है, अब हमें हमारी एम्प्रेस के लिए यूज होने लायक बनना है, उसके लौटने तक हमें सिटी की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, फिर वो खुद सिटी को मैनेज कर सकती है। देख रहे हैं दोस्तों, अलग ही दुनिया, अलग ही नशा इसका चलता है। उस लौंडे की ये बात सुनने के बाद में जो मोटू होता है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तभी कहता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, तो ये वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। इसी को दोस्तों संगति का असर बोलते हैं। जैसे मोटू ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वो नौटंकीबाज लौंडा मोटू का हाथ पकड़ता है और बहुत जोर से भागते हुए जाके कहता है, जल्दी, हमें जल्दी करनी चाहिए और इस पूरे सिटी को खरीदने के लिए पैसे को जुटाना चाहिए। मोटू उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ हवा में चिल्ला के कहता है, हाँ गॉडफादर आप सही कह रहे हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमको शाइनिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सिटी है पूरी की पूरी औरतों से भरी हुई है, यहाँ पे मर्द नहीं है। तो मतलब आपको खूब बड़े बड़े और खूब साइज के खूब अलग अलग बैलून देखने को मिलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है तान्युन, लायन और लिंगवा सब लोग उस सिटी में आ जाते हैं। तान्युन उस सिटी में इतने ढेर सारे बलून को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अजीब बात है, इस सिटी में जो गार्ड है वो भी फीमेल है। जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी एक फीमेल गार्ड लाइन के पास आकर उससे कहती है, हेलो मैडम, प्लीज अंदर जाने से पहले एंट्रेंस फीस दे दीजिए और यहाँ की एंट्रेंस फीस 10 गोल्ड कॉइन पर पर्सन है। उस लेडी गार्ड की ये बात सुनने के बाद में लाइन हैरान होते हुए कहती है, सिटी में एंटर होने के लिए फीस क्यों है और 10 गोल्ड, ये बहुत महंगा है। लाइन की ये बात सुनने के बाद में लेडी गार्ड वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, ये अवश्य आपके लिए पहली बार होगा कि युवा मिस यहाँ आई हैं। ये फैंटेसी लैंड का सीमांत किला है, मिलिट्री बहुत महंगी है और हम खुद में ही गवर्नमेंट है। हमारी एम्प्रेस ने ये चीज करने के लिए आदेश दिया है और हमें इसकी रक्षा करनी है। और फिर दूसरे साइड में इशारा करते हुए लाइन से कहती है, देखिए हम जो आम लोग होते हैं उनसे एंट्रेंस फीस नहीं लेते हैं, ये इतना बुरा भी नहीं हो सकता। उन लोगों को देखो, वे सभी गोल्ड के लिए भुगतान करते हैं। लाइन जब ये देखती है तो अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि ये एम्प्रेस ना केवल बहुत ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो 10 वर्षों से इस सिटी में शांति बनाए रखने में सक्षम क्यों थी। और ये सोच के हंसते हुए एक गोल्ड का बैग उस फीमेल गार्ड के हाथ में देते हुए कहती है, सच में हमें सीमांत किले की जो मिलिट्री फोर्स है उसको सपोर्ट करना होगा। ये 30 गोल्ड है, एक भी गोल्ड कॉइन कम नहीं है। जब तान्युन अंदर की तरफ जा रहा होता है तभी वो फीमेल गार्ड तान्युन को देख के कहती है, ये सच में एक रियर ब्यूटी है, तुमने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। और तान्युन को देख के वो लोग ब्लश कर रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ एक अनार 100 बीमार वाला हाल होगा। अपने साथी की ये बात सुनने के बाद में वो फीमेल गार्ड ब्लश करते हुए कहती है, अरे ठीक है तुम इसे भूल जाओ, उसके पास वैसे भी एक मालकिन है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर दूसरी गार्ड तान्युन के पिछवाड़े को देख के उसकी तारीफ करते हुए कहती है, आहा, ये बहुत अफसोस की बात है कि उसके पास इतना मस्त पिछवाड़ा है। और वहाँ पे एक घोड़ा चारा चबा रहा होता है और तभी दूसरी फीमेल गार्ड कहती है, ये सिर्फ तुम्हारी बदमाशी है, ये सब कहना बंद करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके तान्युन की तरफ आ जाता है दोस्तों, जहाँ पे तान्युन गुस्से में खाना खाते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है, ये सच में एक आदमी को एक कमरे में नहीं रहने देंगे, मैं केवल तबेले में ही रह सकता हूँ, वे मुझे खाना भी वहाँ खाने नहीं देंगे, मुझे खाना भी तबेले में खाना पड़ेगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लाइन उससे कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई सिटी होगी। लिंगवा को दिखाते हैं, लिंगवा वहाँ पे हंसते हुए कहती है, ये सही है, ये सिटी का जो भी मालिक है वो बहुत मजेदार है और दोस्तों साली साली होती है। तान्युन उन लोग की ये बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए कहता है, लायन हम दूसरे सिटी में क्यों नहीं जाते, मुझे अब यहाँ पे ट्रेजर नहीं चाहिए। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन को वो समय याद आ जाता है जब तान्युन ट्रांसफॉर्म हो गया था स्पिरिट वॉरियर बैटल मोड में। और तभी वो उस चीज को याद करते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तान्युन की उस तरह की कंडीशन का पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हो गया था। फिर ये सोचने के बाद में लायन उसकी तरफ ब्रश करके हंस के कहती है, ठीक है तान्युन, हम तुमको रात के खाने में नहीं भेजेंगे और तुम यहाँ रह के भूसा खा सकते हो। जब वो लोग ऐसे अपना हंसी मजाक कर रहे होते हैं तभी दिखाते हैं वहाँ पे लिटिल फॉक्स भागते हुए उनकी तरफ आ रही होती है।
लिटिल फॉक्स वहाँ आने के बाद में लिंगवा के सर पे बैठ के लायन से कहती है, मास्टर मैंने पहले ही यहाँ पर सब कुछ देख लिया है। की का दूसरा टुकड़ा शाइनिंग सिटी में है। ये सिटी के लॉर्ड के पास है। आमतौर पर दिन के दौरान इसके अंदर जाना बहुत कठिन होता है। हालांकि आज रात इत्तेफाक से सिटी लॉर्ड के जन्मदिन की पार्टी का प्लान रखा गया है। और ये कहने के साथ में ही लिटिल फॉक्स तानुन की तरफ देख के शॉक्ड होते हुए कहती है, पार्टी में केवल लेडीज गेस्ट ही जा सकती हैं। यहाँ तक कि सिटी के लॉर्ड का जीवन साथी भी उनके साथ में नहीं जा पाएगा। उस लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में सारे लोग कुछ सोचने लगते हैं कि अब क्या करें कि तानुन को भी वहाँ पे अपने साथ ले जाएं। फिर तानुन वहाँ पे सोच के एक्साइटेड होते हुए लायन से कहता है, लायन मेरे पास एक आइडिया है, हम उस पे चल सकते हैं। और लायन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब ये क्या करने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी हाउस का जहाँ पे वो लोग रुके होते हैं। वहाँ पे लिंगवा चिल्ला के कह रही होती है, जीजा जी ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है लिंगवा अपने जीजा जी को देख के इतना ज्यादा हंस रही होती है कि उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। और तभी वो हंसते हुए कहती है, जीजा जी ये सच में बहुत ज्यादा हंसी दिला रहा है, ये बहुत मजेदार है। फिर हमको तानुन को दिखाया जाता है। तानुन वहाँ पे पोज देते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो तुम। और दोस्तों आप देख सकते हैं तानुन ने अपने साथ में क्या किया है। वो वहाँ पे एकदम फीमेल लुक में आ गया होता है। और इसको देखने के बाद में आंटी नंबर 1 मूवी की याद आ गई दोस्तों मेरे को तो। फिर तानुन कहता है, इस तरह से कोई कैसे सोच सकता है कि मैं एक मैनेजर हूँ। लिंगवा वहाँ पे उसकी ये बात सुनने के बाद में अपने बेड को पीट पीट के हंसते हुए उससे कहती है, निश्चित रूप से आप बिल्कुल भी एक आदमी नहीं है जीजा जी, अब आप सिर्फ एक अजीब से व्यक्ति बन गए हैं जो बिल्कुल ठरकी लग रहा है। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे अपने बलून को सेट करते हुए उससे कहता है, क्या तुम इस चीज के लिए सहमत नहीं हो? क्या तुम मेरे बलून के साइज को देखने के बाद में इतना ज्यादा जल रही हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उन्होंने मुझे पहले ही अंदर आने दिया था? तानुन जब ये सब बातें बोल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं वहाँ पे लाइन आ जाती है। और तभी वो तानुन से कहती है, वैसे तुम्हारे लिए एक औरत बनना बहुत अच्छी सोच है, हालांकि ये निश्चित रूप से काम नहीं करेगी। उसकी ये बात सुन के तानुन जो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी होती है। अपनी दीदी की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा अपने जीजा को तंग करते हुए कहती है, वैसे दीदी हम जीजा की मदद क्यों नहीं करते हैं तैयार होने में, क्योंकि जीजा जी की पसंद बहुत ही अजीब तरह की होती है। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तानुन अपनी बड़ाई सोचता है और तभी वहाँ पे पोज मारते हुए कहता है, क्या तुम इस चीज के लिए अपने और लायन के बारे में सोचती हो? तभी लिंगवा कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है। वैसे उसकी ये बात सुनने के बाद में तानुन होता है शॉक्ड होते हुए पलट के कहता है, क्या ये क्या बोल रही हो? और तभी हमें दिखाते हैं तानुन को तैयार करने वाला मिशन रेडी हो जाता है। लायन और लिंगवा दोनों के दोनों तानुन को घेर लेते हैं और तानुन वहाँ पे अबला नारी की तरीके अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है, तुम लोग क्या करने जा रहे हो मेरे साथ में, ऐसा मत करो। लिंगवा और लायन को दिखाते हैं वो बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं जैसे इसके साथ में जबरदस्ती करने वाले हो। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है लिटिल फॉक्स वहाँ पे आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ पे तानुन की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, नहीं ऐसा मत करो, इस जगह पे ऐसा मत करो, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करो मेरी। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिटी लॉर्ड के बर्थडे का अरेंजमेंट होता है पार्टी का। वहाँ पे जो औरतें होती हैं किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई होती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है लिंगवा और लायन दोनों के दोनों वहाँ पे आ गए होते हैं। और तभी वहाँ पे उन लोग को देखने के साथ में वहाँ की औरतें कहती हैं, वे दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं। दूसरी कहती है, मुझे आश्चर्य है कि वे किस फैमिली से हैं। फिर एक और कहती है, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा इस सिटी में। तभी लिंगवा लायन से कहती है, मिस हम आ गए हैं पार्टी में। जब उसने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वहाँ की जो लेडीज होती हैं सारी की सारी शॉक्ड हो जाती हैं और हैरान होके कहती हैं, क्या वो जो खूबसूरत लड़की है वो क्या उस लड़की की सर्वेंट है खाली? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी तीसरी कहती है, वो सच में देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है तानुन के ऊपर करी हुई मेहनत। लिंगवा और लायन ने तानुन को बहुत खूबसूरती के साथ तैयार किया होता है, जिसको देखने के साथ में जो वहाँ की औरतें होती हैं वो शॉक्ड होते हुए कहती हैं, अरे वो तो एकदम गॉडेस की तरह लग रही है। सिस्टर क्या आप में कोई कमी है? तो आप ऐसी क्यों नहीं दिख रही? जब तानुन वहाँ से निकल के जा रहा होता है तभी तानुन वहाँ पे निकलते हुए एक मीठी स्माइल करता है, जिसको देखने के साथ में लिंगवा उससे कहती है, जीजा जी मुझे देखिए और बताओ मैं पार्टी में कैसी लग रही हूँ, क्या मैं सुंदर लड़की हूँ? तभी तानुन वहाँ पे स्माइल करते हुए धीरे से कहता है, लिंगवा अभी इन सब चीजों के बारे में तू भूल जा। फिर तानुन और उसकी टीम वहाँ पे आगे बढ़ के आ जाती है और तभी तानुन वहाँ पे आने के बाद में उनसे कहता है, अब समय आ गया है, हमें उस ट्रेजर को खोजने के लिए अलग हो जाना चाहिए। एक बार जब हमें वो की का टुकड़ा मिल जाएगा फिर हम इस जगह को तुरंत छोड़ देंगे। उसकी बात सुनने के बाद में वो दोनों कहती है, अच्छा ठीक है।
हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तान्युन लायन और लिंगवा को चाबी ढूंढने के लिए छोड़ के एक जगह पे आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे आने के साथ में खड़े होके सोचता है इस घटिया स्कर्ट को पहनकर घूमना फिरना कितना कठिन है। औरतों की तरह कपड़े पहन के घूमना इतना आसान भी नहीं है और मैं नहीं जानता कि लायन और लिंगवा क्या कर रही होंगी इस समय। जब वो उस जगह पे इस बात को सोच ही रहा था तभी दिखाते एक आवाज आती है और वो कहती है, क्या सभी लोग तैयार हैं? तान्युन इस आवाज को सुनने के बाद में सतर्क हो जाता है और तभी वहीं पे छुप जाता है और तभी वहाँ पे कोई बोलता है, हाँ, हमने पहले ही एम्प्रेस की शराब में जहर डाल दिया है। आज वो दिन होगा जब वो मरेंगी। फिर हमको पता चलता है वहाँ पे एक लड़की होती है जो एक लबादा पहने हुए इंसान के साथ में बात कर रही होती है। तभी वो लड़की बोलती है, तो मेरे एसोसिएशन में शामिल होने का क्या होगा? क्या मैं? उसने जैसे ये बात बोली होती तभी लबादे वाला इंसान बोलता है, जब तक हमें वह चीज नहीं मिलती तब तक चिंता मत करो। मैं खुद से तुम्हें सुसमाचार की पुस्तक दूंगा, तब आप सचमुच जाग जाएंगे। तान्युन उनकी ये बात सुनने के बाद में धीरे से बोलता है, क्या एसोसिएशंस, सुसमाचार की पुस्तकें, जागो, मार्शल स्पिरिट का जागना, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? तान्युन ये बात सुनने के बाद में जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है तभी दिखाते हैं जो उसकी वैली होती है उसके नीचे एक छोटी सी लकड़ी आ जाती है जिससे कि आवाज आती है। उस लकड़ी की टूटने की आवाज को सुनने के बाद में वो दोनों लोग अलर्ट हो जाते हैं और तभी लड़की चिल्ला के कहती है, कौन है उस जगह पर? तान्युन जब ये देखता है कि उसके कारण वो लोग अलर्ट हो गए हैं तभी वो अपनी शेडो स्किल का यूज करता है और वहाँ से इनविजिबल हो जाता है। तान्युन वहाँ पे शेडो स्किल को यूज करते अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया है। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वो ब्लू हेयर वाली लड़की एकदम से वहाँ आके जंप कर देती है, जिस चीज के कारण तान्युन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि ये एकदम से कैसे आ गई। फिर वो लड़की उसे ढूंढ रही होती है इधर उधर, लेकिन उसको दिख नहीं रहा होता है। तभी तान्युन वहाँ पे अपनी शेडो स्किल के कारण इनविजिबल होने के बाद में अपने मन में सोचता है, तुम मुझे नहीं देख सकती। हाँ, तुम मुझे नहीं देख सकती हो। वो जैसे ये बात बोल के खुश हो रहा होता है तभी दिखाते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से में आने के बाद में जहाँ पे तान्युन पत्थर पे छुपा होता है उसी जगह पे उसके सर के पास एकदम से अपना हाथ मारती है, जिस चीज के कारण तान्युन वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और हमको पता चलता है वो जो उसने हाथ मारा होता है उसकी इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो पत्थर वहाँ पे एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है और तान्युन वहाँ पे थोड़ा सा बचते हुए अपने आप को साइड में करता है। जब वो लड़की वहाँ पे अपनी स्पिरिट पावर का यूज करते हुए उस पत्थर को तोड़ देती है तभी उतने में वहाँ पे वो लबादे वाला इंसान आके देखता है कि यहाँ पे क्या हो गया। वो लबादे वाला इंसान वहाँ आकर उस लड़की से पूछता है, इतना ज्यादा मत घबराओ, किसी भी अनजान इंसान का यहाँ पर आना असंभव है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो ब्लू हेयर वाली लड़की कहती है, तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही होगा। और ये बात कहने के बाद में वो लबादे वाला जो इंसान होता है वहाँ से डिसअपीयर होते हुए कहता है, अगर हम आज रात में असफल हो गए तो आप जानती हैं कि आपको क्या करना होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो ब्लू हेयर वाली लड़की उसका आगे ग्रीट करते हुए कहती है, हाँ सर, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। वो जैसे उस लबादे वाले इंसान को ग्रीट करने के बाद में वहाँ से खड़ी होती तभी दिखाते हैं तान्युन को। तान्युन वहाँ पे घबराहट के मारे बिल्कुल शांति से अपने दोनों पैर हाथों का यूज करते हुए वहाँ से निकल रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मुझे डर है कि एम्प्रेस मुसीबत में पड़ जाएंगी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे छिप कर जाना होगा और छिप कर यहाँ से भागना होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उसी बर्थडे पार्टी में आ जाता है जहाँ पे एम्प्रेस ने अपनी बर्थडे पार्टी दी थी। उस जगह पे जब तान्युन आता है तो लायन और लिंगवा दोनों उसके पास आ जाती हैं। तभी तान्युन उन दोनों से कहता है, आप लोगों को क्या मिला? लायन उससे बोलती है, हमें कुछ नहीं मिला। फिर लिंगवा कहती है, हाँ, मेरे को भी कुछ नहीं मिला। तान्युन उनकी ये बात सुनने के बाद में अपने मन में सोचता है, क्या मुझे लायन को बगीचे में हुई घटना के बारे में बताना चाहिए? जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी उतने में कोई कहता है, वेलकम, हमारी एम्प्रेस यहाँ पर आ गई हैं। उस आवाज को सुनने के बाद में तान्युन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये आवाज, ये तो वही है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी होती हैं, जो कि देखने में दोस्तों बहुत रंगबाज होती हैं और उनके पीछे वही लेडी खड़ी होती है जो बाहर अभी बगीचे में उस लबादे वाले इंसान के साथ में बात कर रही थी। मतलब इनकी ये पर्सनल गार्ड है जो कि इनको धोखा देने वाली है। वो ब्लू हेयर लड़की वहाँ पे स्माइल कर रही होती है तभी तान्युन उसको देख के अपने मन में सोचता है, ये तो वही औरत है जिसे मैंने अभी अभी बगीचे में देखा था, तो इसका मतलब ये है कि ये साजिश कर रही है एम्प्रेस के खिलाफ।
जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा था तभी दिखाते हैं वो ब्लू हेयर लड़की एम्प्रेस के सामने आ जाती है और सबसे कहती है, आज रात अपने बर्थडे पार्टी के खाने के लिए एम्प्रेस आपके साथ डांस करने के लिए एक पर्सन को चुनने वाली है। अगर उसकी एम्प्रेस खुश है तो वह आपके साथ रात बिताएगी आज। इस बात को सुनने के बाद में जितनी भी वहाँ पे लेडीज होती हैं सारी की सारी बहुत खुश हो जाती हैं और एक लड़की चिल्ला के कहती है, वाह क्या बात है, एम्प्रेस के साथ हम डांस करेंगे। फिर दूसरी कहती है, मेरी एम्प्रेस मुझे चुनिए। उन लोग की इस तरह की हरकतें देख के और इस तरह से इतना खुश देख के एम्प्रेस अपने मन में सोचती है, अपने शासन को आसान बनाने के लिए मुझे हर बार ऐसी उबाऊ चीज की शुरुआत करनी पड़ती है। और ये कहने के साथ में वो किसी को देखती है और वहाँ पे स्माइल करती है। फिर वहाँ स्माइल करने के साथ में इशारा करते हुए कहती है, तुम यहाँ आ जाओ तो कैसा रहेगा, बढ़िया है ना। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में जो दूसरी औरतें होती हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं और हमको पता चलता है एम्प्रेस ने जिसको चुना होता है वो कोई और नहीं होता है, अपनी तान यून ही होती है। और तभी उसको देखने के बाद में एम्प्रेस कहती है, आज रात के लिए तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मैंने चुना है। तान्युन ये बात सुनने के बाद में जो चम्मच खाने के लिए अंदर डालता है वो निकाल ही नहीं पाता, बेचारा घबरा जाता है और तान्युन को वहाँ पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि उसे चुना गया है। इसीलिए तान्युन इधर उधर देख रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं है धोखे से मेरे ऊपर उंगली कर दी गई हो। फिर वो कहता है, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं और अब मुझे क्या करना चाहिए। जब लिंगवा ये देखती है कि तान्युन जीजा को एम्प्रेस ने चुन लिया है तो तभी वो उनको छेड़ने के लिए धक्का देते हुए कहती है, यंग लेडी जल्दी करो और जाओ एम्प्रेस के पास में। उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में तान्युन उसके ऊपर गुस्साते हुए कहता है, तुम हमेशा मुझे धोखा देती हो। और ये कहने के साथ में ये तान्युन वहाँ पे अपनी अदाओं के साथ में लटके झटके दिखाते हुए एम्प्रेस के सामने जाता है और वहाँ पे उनको ग्रीट करते हुए कहता है, ओह मेरी एम्प्रेस। और दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सी स्किल का यूज करा गया है कि तान्युन के बलून भी एकदम शेपदार बन गए हैं। जब तान्युन एम्प्रेस के पास आता है तभी दिखाते एम्प्रेस उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ने के साथ में ही उससे कहती है, क्या तुम पहली बार डांस कर रही हो। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में घबराते हुए कहता है, हाँ माई एम्प्रेस। फिर एम्प्रेस उसको पकड़ के लटके झटके मारते हुए उससे कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी लय का पालन करें और आप ठीक हो जाएंगी और आप मस्त डांस करेंगी। मेरे कदमों पर ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से अपने कदम को आगे पीछे कर रही हूँ। जब लिंगवा इस तरह के तान्युन के हालात देखती है तो उसे बड़ा मजा आ रहा होता है और तभी वो अपनी बहन के सामने हंसते हुए कहती है, सिस्टर शांत हो जाओ, जीजा अभी एक औरत बने हैं तो इस चीज को सीमा से बाहर नहीं जाना माना जा सकता। और दूसरे साइड में लायन बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है उसको ऐसे देख के कि वो किसी और के साथ में डांस कर रहा है। जब लाइन वहाँ पे गुस्साई रही तभी दिखाते हैं एकदम से वो ब्लू हेयर लड़की वहाँ पे अनाउंस करती है, चलिए फिर ठीक है डांस पार्टी स्टार्ट करते हैं। और उसकी ये बात सुनने के बाद में जितनी वहाँ पे लेडीज होती हैं सारी ब्लश करने लगती हैं और हमको पता चलता है जितनी भी वहाँ की लेडीज होती हैं क्यों ब्लश कर रही होती हैं। एम्प्रेस वहाँ पे तान्युन को कस के पकड़ कर डांस करते हुए स्माइल करके कहती है, मैंने तुमको पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नई आई हो। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ मैं आज ही यहाँ पर पहुँची हूँ। मैंने सुना है कि आपके हाथ में एक गेंद है, इसीलिए मैंने इस चीज का आनंद उठाने में शामिल होने का फैसला किया। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं उसका सिस्टम विंडो अपेयर हो जाता है और उसको बताता है, सीक्रेट टेजर का पता चला है, सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड डांस। अपने सिस्टम विंडो की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, मार्शल स्पिरिट और यहाँ तक कि एक सीक्रेट ट्रेजर भी कहाँ है। तान्युन वहाँ पे डांस करते करते जो एम्प्रेस होती है उसके बलून की तरफ देख रहा होता है जो कि दोस्तों काफी मस्त साइज के होते हैं और उसके बलून को देखते अपने मन में सोचता है, क्या ये वही ट्रेजर नहीं है जिसकी हम हर जगह तलाश कर रहे हैं। फिर वो कुछ देखते हुए कहता है, अरे बाप रे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ट्रेजर एम्प्रेस की बॉडी पर होगा। जब तान्युन ये चीज को देख ही रहा होता है तभी एम्प्रेस को दिखाते हैं। एम्प्रेस उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। और साथ ही में दिखाते हैं जब उन लोग डांस कर रहे होते हैं तो उनके जो बलून होते हैं दोस्तों आपस में आगे पीछे टकरा रहे होते हैं, जिसको देख के तान्युन ब्लश करते हुए कहता है, हाँ ऐसा भी नहीं है। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको एम्प्रेस का जोश एकदम जाग चुका होता है। वो तान्युन के हुस्न को देख के एकदम दीवानी हो चुकी होती है और तभी वो तान्युन के चिक को पकड़ के ऊपर उठाते हुए कहती है, तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में आना चाहिए और जो तुम देख रही हो उसे आराम से ध्यान से देखना चाहिए। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे ब्लश करने लगता है, शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या। एम्प्रेस वहाँ पे ये कहने के साथ में ही तान्युन की पीठ पकड़ लेती है
और हमको पता चलता है तानुन की पीठ पकड़ने के साथ में ही एक अबला नारी के तरीके तानुन को वहाँ पे अपने कांधों पे लाद लेती है, जिस चीज से तानुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और दोस्तों देखने में तो लग रहा है आज तानुन का चीरहरण होना पक्का ही है। एम्प्रेस वहाँ पे तानुन को अपने कांधे पे लाद के सब लेडीज की तरफ पलट के देखते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है बच्चों, शाम के बाकी समय का तुम लोग आनंद उठाओ, मैं जा रही हूँ इस लड़की के साथ आनंद उठाने के लिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाली है। फिर तानुन एम्प्रेस की तरफ देख के स्माइल करते हुए मन में सोचता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, अब मैं उसे उसके ही खेल में हरा सकता हूँ और इस बार सीक्रेट ट्रेजर और मार्शल स्पिरिट मेरी होगी। जब एम्प्रेस वहाँ पे तानुन को अपने कांधे पे लाद के उठा के ले जा रही होती है, तभी दूसरी लेडीजों को दिखाते हैं। वो वहाँ पे तानुन को देख के बहुत ज्यादा जल रही होती हैं। तभी एक कहती है, ये लेडी सच में कितना लकी है। दूसरी कहती है, उसकी जगह पर मैं क्यों नहीं हूँ। तीसरी कहती है, मैं सच में इसको देख के बहुत ज्यादा जल रही हूँ। जब वो लोग इस तरह से बात कर रही होती तभी दिखाते हैं लायन को। लायन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती, जो उसका टेम्पर होता बहुत हाई हो गया होता है। जिस चीज को देखने के बाद में लिंगवा घबराते अपनी बहन से कहती है, सिस्टर सबसे पहले तुम अपने आप को शांत करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एम्प्रेस के रूम में चला जाता है दोस्तों, और हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ढेर सारे कपड़े उतरे हुए होते हैं। और इसी के साथ आप लोग भी दोस्तों कुछ देखने के लिए एकदम बेकरार हो गए होंगे। और हमें दिखाते हैं एम्प्रेस को। एम्प्रेस वहाँ पे अपने कपड़े उतार रही होती धीरे धीरे, और वहाँ पे ब्लश करते हुए तानुन से कहती है, ओहो मम्मा मिया, जल्दी करो, मैं लगभग नेकेड हो चुकी हूँ और मैंने अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए इस चीज का यूज करने का फैसला किया है, क्योंकि ये बिल्कुल इंग्लिश टॉय की तरह है जो कि आपके अंदर दबी हुई तमन्नाओं को जगा देती है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है शाइनिंग सिटी की जो एम्प्रेस होती है उसने तानुन को चुन लिया होता है, और वहाँ पे उसको कांधे पे उठा के ले आके वो रूम में तानुन के साथ में मजे करने वाली होती है। और तभी वो उसके होठों को पकड़ के ब्लश करते हुए कहती है, अब मेरा ये देखने का समय आ गया है कि तुम कितनी रसीली हो। और ये कहने के साथ में ही जो एम्प्रेस होती है तानुन को वहाँ पे बिस्तर पे लिटा देती है और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए स्माइल करके कहती है, और क्या आपको लगता है कि आज रात मजे करने के लिए तैयार रहना बेहतर है। तानुन उनकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा सकपका जाता है एकदम कि ये क्या बोल रही है, और तभी कहता है, क्या एम्प्रेस ये क्या। और साथ ही अपने मन में सोचता है, ये बहुत तेजी से बाजाबाजी के गेम में आगे बढ़ रही है, मेरे को इतना समय भी नहीं मिल रहा है कि मैं कोई बहाना बनाकर इसको रोक सकूं। जब तानुन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस उसके फेस को पकड़ के अपने फेस की तरफ घसीट के ला रही होती है, और तानुन से स्माइल करते हुए कहती है, आज मुझे तुम्हारे होठों का स्वाद चखने दो और मुझे देखने दो कि ये कितने रसीले हैं। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तानुन की आंखें तो एकदम बाहर आ जाती हैं, इतना ज्यादा घबरा जाता है वो। और दोस्तों फाइनली वो पल आ गया है जिस चीज का आप लोग वेट करते हैं। और ये कहने के साथ में ही वो अपने होठों को तानुन के होठों को एकदम क्लोज ले आती है, और तभी तानुन अपने मन में सोचता है, वो अपनी चाल चल रही है, मैं उसको कैसे रोकूं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये सोचते हुए तानुन के पसीने आ रहे होते हैं। फिर तानुन अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा होना सही हो सकता है। लायन, मुझे ये करने के लिए माफ कर देना। एम्प्रेस जैसे उसके होठों पे प्यार कर रही होती तभी दिखाते हैं बाहर की तरफ से एक आवाज आती है, एम्प्रेस तुम सच में कितनी बेशरम औरत हो। एम्प्रेस जैसे ये बात सुनती हैं तो एकदम से वहाँ पलट के देखती हैं, और हमें दिखाते हैं वहाँ पे वही ब्लू हेयर लड़की होती है दोस्तों, जो लबादे वाले इंसान के साथ में बात कर रही होती है। एम्प्रेस उसको देख के उससे कहती है, तो ये तुम हो, मैं जानती थी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा जो मेरे पीठ के पीछे ऐसा घिनौना काम कर सकता है। ये देखना कि तुम कितनी बहादुर हो। तुम्हें मारने से पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। और ये कहने के साथ में ही एम्प्रेस उस ब्लू हेयर वाली लड़की की तरफ देख के गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें किसने खरीदा है। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में ब्लू हेयर लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और अपनी तलवार लेके एम्प्रेस के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल ये जानने की जरूरत है कि आज आप मरने वाली हैं। उस लड़की की तलवार जैसे एम्प्रेस के पास आती है, एम्प्रेस अपनी आंखें बंद करे हुए उससे कहती है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुम बात नहीं करना चाहती हो, अब मुझे इस बात को जानने की कोई परवाह नहीं है। और ये कहने के साथ में एम्प्रेस उसकी तलवार का जो अटैक होता है अपनी आंखों को बंद करे कर ही डॉज कर लेती हैं, और तभी वो उस लड़की से कहती हैं, ये सब केवल शासन करने के लिए या फिर कुछ लाभ उठाने के लिए हो सकता है, क्योंकि वे भी जो मुझे दीनहीन अवस्था में देखना चाहते हैं। और एम्प्रेस गुस्से में अपनी आंखों को खोलते हुए कहती है, क्यों, मैं सच कह रही हूँ ना, और ये सच में बहुत ज्यादा बोरिंग है मेरे लिए।
और एम्प्रेस ने जैसे अपनी आंखों को खोला होता है, जो उसके पास में स्पिरिट एनर्जी होती है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और एम्प्रेस उसकी तरफ देख के गुस्से में कहती है, क्या तुम जानती हो कि मैं आपको अपने छोटे छोटे प्लान को अपनी इच्छा से बताया करती थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझे कब धोखा देने वाली हो। और मुझे तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। फिर एम्प्रेस अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसकी तरफ बढ़ के गुस्से में कहती है, और अब तुम मर जाओ। और उसका इतना कहने के साथ में ही एम्प्रेस के चारों तरफ से बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसका सीधे इम्पैक्ट उस ब्लू हेयर लड़की के ऊपर पड़ता है और वो लड़की वहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और हमें दिखाते हैं एम्प्रेस की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लड़की इतनी ज्यादा घायल हो जाती है कि वहाँ पे चिल्लाने लगती है और उसके चारों तरफ एम्प्रेस के एनर्जी के स्लैश पीछे की ओर निकल के जा रहे होते हैं। फिर वो लड़की थोड़ा अपने आप को संभालने के साथ में घुटने के बल बैठ के कहती है, ये कैसे हो सकता है। और एम्प्रेस उसके सामने खड़ी होकर उसे गुस्से में देख रही होती है। फिर वो ब्लू हेयर वाली लड़की एम्प्रेस की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती है, मेरे लोगों के द्वारा तुमको बहुत भारी जहर दिया जाना चाहिए था, तो तुम अभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज कैसे कर सकती हो। एम्प्रेस उसकी ये बात सुनने के बाद में गुस्से में उसके पास आती है और उसके सर पे एक लात मारती है और उसको जमीन पे ले आती है और उसके सर के ऊपर अपना पैर रख के गुस्से में कहती है, क्या मैंने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए अपना सिर उठाने की परमिशन दी है। और वो लड़की एम्प्रेस का इस तरह का बिहेव देख के बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस उसकी तरफ देख के गुस्से में कहती है, तुम मुझे रोकने के लिए बस एक छोटे से जहर का यूज करना चाहती हो। मुझे केवल अपने दिल को धड़कने से रोकना है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अपनी इन छोटी मोटी चालों का भूल कर भी मुझ पर यूज मत करना। एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम्हारे ये छोटे मोटे प्लान सब बेकार हैं। तान्युन जब एम्प्रेस के इस तरह के खतरनाक पावर को देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी उनकी तरफ देख के अपने मन में कहता है, ये एम्प्रेस मुझे नहीं बता सकती कि वह कौन है, लेकिन वो सच में बहुत पावरफुल है। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती, दूसरी साइड एम्प्रेस को दिखाया जाता है। एम्प्रेस गुस्से में उस ब्लू हेयर लड़की के ऊपर अपनी लात से अटैक करते हुए कहती है, और अब तुम मर जाओ। और उसकी लात का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, जो नीचे की जमीन होती है उसका सर उस जमीन को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में तान्युन वहाँ पे अपना पसीना पोंछते हुए उसके बारे में सोचता है, ये लेडी सच में बहुत डरावनी है। मैं उसको अपनी असली पहचान नहीं बता सकता हूँ, वरना उस औरत की जगह पर मेरा सर होगा। जब तान्युन ये सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस को। एम्प्रेस उस ब्लू हेयर लड़की को मारने के साथ में ही तान्युन की तरफ देख के कहती है, और लिटिल गर्ल तुम बताओ। फिर गुस्से में तान्युन को घूर के देखते हुए कहती है, क्या तुम्हारे लिए भी यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं की गई थी? क्या तुमको भी उन लोगों ने नहीं भेजा है? तान्युन एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में अपने हाथ खड़े कर देता है और घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके साथ में नहीं मिला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तान्युन का लुक क्या झकास का लग रहा है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस उसको घूर के देखती है और फिर देखने के साथ में कहती है, अगर तुम उनके साथ में नहीं मिले हो तो ये बहुत अच्छा है। और इस बात को कहते हुए वहीं पे जमीन पे धड़ाम से नीचे बेहोश होकर गिरने लगती है। जब तान्युन देखता है कि एम्प्रेस वहाँ पे जमीन पे गिर गई है बेहोश होके, तो वो तुरंत उनके पास दौड़ के आता है और उनको अपनी बाहों में उठाकर उनको पकड़ के कहता है, एम्प्रेस आपके साथ में क्या गलत है, क्या आप ठीक हैं? और दूसरे साइड में एम्प्रेस बेहोश हो चुकी होती है। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन वहाँ पे एम्प्रेस को उठा के वहाँ बिस्तर पे रख देता है जहाँ पे वो रोमांस कर रहे होते हैं और बेड पे रखने के साथ में ही उनकी तरफ देख रहा होता है और सीक्रेट ट्रेजर की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बारे में सोच रहा होता है, एम्प्रेस मेरी इस हरकत के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और दूसरे साइड में सोचता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो ऐसा करना मेरे लिए ठीक है अभी। और इस बात को सोचने के साथ में ही तान्युन अपने हाथों को लेता है और एम्प्रेस के बलून की तरफ बढ़ाते हुए मन में सोचता है, ये सच में बहुत बड़े हैं और बहुत टाइट भी है। और जब वो उस नेकलेस को निकाल रहा होता है दोस्तों, तभी वो वहाँ पे बहुत ज्यादा कांप रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद ब्लश करते हुए चिल्ला के कहता है, हाँ मेरे को वो मिल गया। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती, दूसरे साइड से एम्प्रेस की आवाज आती है, मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा अंदर तक टटोला है। जब तान्युन ये देखता है कि एम्प्रेस ने उसका हाथ पकड़ लिया है और वो जाग चुकी है, वो बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता मैं क्या करूं। तभी वो घबराते हुए कहता है, एम्प्रेस आप जाग गई? मैं तो बस आपकी जांच कर रहा था कि क्या आपका दिल अभी भी धड़क रहा है कि नहीं।
तान्युन की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तान्युन उसकी केयर कर रहा है बहुत ज्यादा, और तभी वो उसके हाथों को पकड़ के अपने बलून की तरफ घसीट के लाते हुए कहती है, इस समय तुम अपना हाथ ऊपर लाओ, आप ठीक से मेरे बलून की जांच कर सकती हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितनी ठरकी एम्प्रेस है ये। और ये कहने के साथ में ही एम्प्रेस उसको अपने बिल्कुल क्लोज ले आती है और उसके होंठों को वहाँ पे प्यार करने लगती है, जिस चीज को सोचने के बाद में तान्युन शॉक्ड हो जाता है कि ये औरत फिर शुरू हो गई। और हमें दिखाते एम्प्रेस ने तान्युन को बहुत ज्यादा किस किया होता है, बहुत चुमा होता है, जिस चीज को फील करते हुए तान्युन अपने मन में सोचता है वो मेरे को इतना प्यार कर रही है। फिर एम्प्रेस तान्युन को प्यार करने के बाद में उसको देखते हुए प्यार से कहती है, तो अब मुझे बताइए छोटी बेले, क्या इस बार तुम पक्का करने में कामयाब रही थी कि नहीं कि मेरा दिल वहाँ पे धड़क रहा है और मैं जिंदा हूँ। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्युन ब्लश कर रहा होता है, क्योंकि अभी तक इतनी मस्त पप्पी लायन ने भी नहीं दी है। फिर तान्युन एम्प्रेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, धत तेरे की मेरी मासूमियत सारी की सारी इस एम्प्रेस ने खराब कर दी। जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस को। एम्प्रेस वो सीक्रेट ट्रेजर को तान्युन की तरफ फेंक देती है और उससे कहती है, हालांकि मैं नहीं जानती कि आप ऐसी क्यों हैं और आपको ये चीज किस लिए चाहिए, यह देखते हुए कि आप इसे चाहती हैं, ये चीज मैं आपको दे दूंगी। एम्प्रेस के ऐसा करते हुए तान्युन शॉक्ड हो जाता है। फिर एम्प्रेस तान्युन तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है अब तुम जाओ मेरी लिटिल बेले, क्योंकि ये जगह आपको शोभा नहीं देती है। और इस बात को कहने के साथ में ही वो तान्युन की तरफ देख के ब्लश करते हुए कहती है, क्योंकि मेरे को अभी भी कुछ लोगों की देखभाल करनी है, क्योंकि दोस्तों मारने के लिए जाना है। तान्युन उसकी ये सब बातों को सुनने के बाद में अपने मन में शॉक्ड होते हुए कहता है, उसने मुझे ये सीक्रेट ट्रेजर इतनी आसानी से दे दिया। जब तान्युन ये सोच रहा था तभी एम्प्रेस उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तुम अभी भी नहीं जा रही हो, अगर तुम सच में जल्दी नहीं गई तो मैं तुमको अपनी बीवी बनाना चाहती हूँ। तान्युन उसकी ये बात सुन के घबरा जाता है और तभी एकदम से कहता है, क्या? हाँ मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है जल्दी जाओ यहाँ से तुम। जब तान्युन वहाँ से जा रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस उसको बड़े प्यार से घूर के देख रही होती है और तान्युन को देखते हुए राल टपकाती है और अपने होठों पे अपनी उंगली को फेरते हुए अपने मन में सोचती है, ये लड़की सच में कितनी जवान और दिलचस्प है। एक बार जब मैं अपने कुछ सीरियस काम निपटा लूंगी तब मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। एम्प्रेस से एक आइटम लेने के बाद में अब हम एक हो गए हैं, तुम अब मेरी औरत बन गई हो। फिर दोस्तों हमको दिखाते हैं एम्प्रेस तान्युन के बारे में इतना सोचते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बिल्कुल वो अपना आपा खोने लगती है और तभी वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए कहती है, मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड लाओ, मैं खुद जाकर कुछ कचरे को साफ करना चाहती हूँ। और उनके ये कहने के साथ में ही वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको शाइनिंग सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तान्युन, लायन और लिंगवा सब लोग एक साथ मिल गए होते हैं, जहाँ उन्होंने तय किया होता है लास्ट में मिलने का। वहाँ पे मिलने के बाद में तान्युन लिंगवा और लायन को वो नेकलेस दिखाता है जो कि सीक्रेट ट्रेजर होता है। उसको देखने के साथ में लायन कहती है, तुमको ये कैसे मिल गया? तान्युन उस नेकलेस को दिखाते हुए बड़ी रंगबाजी में कहता है, जब मैं किसी काम को करता हूँ तो वो आसानी से हो जाता है। अपने जीजा की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और दौड़ के अपने जीजा के पास में आकर उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है और एक्साइटेड होते हुए कहती है, जीजा जी आप कमाल के हैं, लेकिन जीजा आपको ये सीक्रेट ट्रेजर कैसे हासिल हुआ? उसकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन का मुंह दिखाते हैं दोस्तों, वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। फिर लायन को दिखाते हैं, लायन उसकी तरफ बेताबी से देख के कहती है, हाँ तान्युन मैं भी ये चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हूँ, बताओ मुझे ये तुमने कैसे हासिल किया? लायन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होने के साथ में अपने उसी पलों में चला जाता है जब वो एम्प्रेस के साथ में चुम्मा चाटी करवा रहा था दोस्तों। और तभी उस चीज को सोचते हुए अपने मन में सोचता है, जब एम्प्रेस कह रही होती है, चलो मेरे को जल्दी बोलो, मैं तुम्हारी एम्प्रेस हूँ और तुम मुझे प्यार करते हो। उस चीज को सोचते हुए तान्युन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये बस एक सीक्रेट है, मैं तुम लोग को नहीं बता सकता। फिर तान्युन अपने आप को संभालते हुए वहाँ पे कहता है, अच्छा ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे सबसे क्लोज जो सीक्रेट ट्रेजर है कहाँ पर है। और ये कहने के साथ में जो उसके पास में होली रैलिक होता है दोस्तों, जो एम्प्रेस ने उसको नेकलेस दिया था वो होली रैलिक के पास में ले आता है और जैसे ही तान्युन उस नेकलेस को उसके पास में लाता है होली रैलिक वहाँ पे चमकना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही हमको दिखाया जाता है जो एम्प्रेस का नेकलेस होता है वो होली रैलिक के अंदर जाने लगता है। जब होली रैलिक एम्प्रेस के नेकलेस को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहाँ पे फिर से मैप का होलोग्राफिक इमेजेस बन जाता है, जिसको देखते हुए लिंगवा वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, ये इंपीरियल सिटी है। जैसे लिंगवा ने ये बात बोली होती, लायन उस चीज को देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये यहाँ पे तो तान्युन का घर है।
फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक एराई फॉर्मेशन के पास में वही लबादे वाला इंसान खड़ा होता है और उसके पास में 2 गार्ड आते हैं। गार्ड उसके पास आकर उसके आगे ग्रीट करते हुए कहते हैं, हम आर्क बिशप को रिपोर्ट करते हैं। आर्क बिशप, मिशन हमारा फेल हो गया है। एम्प्रेस ने जीतने के लिए सीक्रेट ट्रेजर को किसी और को दे दिया है। वो औरत इस समय कहाँ पर है कोई नहीं जानता है। अपने सब ऑर्डिनेट की ये बात सुनने के बाद में वो जो लबादे वाला इंसान होता है हमको पता चलता है वो एक लेडी होती है। वो गुस्से में उनकी तरफ देख के फायर का अटैक बना के कहती है, तुम लोग बेवकूफ हो, एक काम को भी ठीक से नहीं कर सकते हो और तुम लोग उस काम को करे बिना वापस क्यों आए? आप सचमुच मार्गदर्शन के भी लायक नहीं हो। और उसने ये कहते हुए अपने एक सब ऑर्डिनेट को फायर से अटैक करके और एक सब ऑर्डिनेट को आइस से अटैक करके मार डाला होता है। उसने जैसे उनको मारा होता है तभी दिखाते हैं कोई वहाँ पे आ जाता है और आने के साथ में उससे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सिटी के शिविर में इतने ढेर सारे चूहे होंगे। और हमको पता चलता है वहाँ पे कोई और नहीं दोस्तों, अपनी एम्प्रेस आ गई होती है जो कि उसने लास्ट टाइम कहा था कि मुझे कुछ लोगों को मारना है। और वहाँ पे वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को निकालती है बाहर, जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। हेलो गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है फोटो वार्निंग स्टेट में जिन फैमिली के मेंशन में से कोई चिल्ला के कहता है, तुम कुतिया के बच्चे। और हमको पता चलता है वहाँ के पैट्रियाज होते हैं ये, जो कि वहाँ पे अपने सब ऑर्डिनेट के ऊपर गुस्साते हुए कहते हैं कि लाइन को पकड़ने के लिए भेजे गए सभी लोगों को तान्युन ने मार डाला। उनका सब ऑर्डिनेट कहता है, हाँ माय लॉर्ड, यही मामला कुछ होना चाहिए। हालांकि मैंने इसे खुद जाकर नहीं देखा, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें सबसे खतरनाक और गंदे तरीके से मारा गया। उनमें से लगभग सभी पर पीछे से हमला किया गया था। अपने सब ऑर्डिनेट की ये बात सुनने के बाद में वो जो मेंशन के लॉर्ड होते हैं वो गुस्साते हुए कहते हैं, तान्युन सिर्फ एक बदमाश है जो बस बुली कर रहा है हम लोगों को। और जिन फैमिली के लॉर्ड वहाँ पे गुस्से में उठ के जाते हुए सबसे कहते हैं, तुरंत सभी लोगों को यहाँ पर बुलाओ और मेरे पीछे पीछे किन फैमिली तक पहुँचे। हमें किन लॉइन की सेलेस्टियल मार्शल स्पिरिट को हासिल करना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हम किन फैमिली को खत्म कर देंगे जो हमें करना है। जिन फैमिली के लॉर्ड जैसे तान्युन को वहाँ पे ज्यादा गाली बकते हैं, दूसरे साइड में तान्युन को एकदम से छींक आ जाती है। तान्युन को ऐसे छींकता हुआ देखकर जो उसकी साली होती है तान्युन से पूछती है, जीजा क्या आप बीमार हो गए हैं? आपको हमेशा छींक क्यों आती रहती है? अब इतने लोगों के पिछवाड़े में उंगली करेगा दोस्तों, जाहिर सी बात है छींक तो आएगी। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन कहता है, मैं एक वॉरियर हूँ, मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ? और ये कहने के साथ में ही तान्युन वहाँ पे अपनी नाक को ऊंची करते हुए कहता है, हमें लगभग मेरे घर पर होना चाहिए। घर पर कुछ लोग हैं जो मुझे याद करते हैं। और ये कहने के साथ में ही वो लिंगवा की तरफ देख के अपने मन में सोचता है, इस तरह से मेरी साली को मेरी चिंता कब से होने लगी है। मुझे अभी भी उसकी धोखा देने वाली आदतों के बारे में याद है। जब तान्युन लिंगवा के बारे में मन में बुराई कर रहा होता है तभी लिंगवा उसकी तरफ देख के कहती है, जीजा जी क्या टैंग फैमिली खत्म नहीं हुई है? तो यहाँ सिर्फ आप हैं और आपका घर है। दुनिया में आपकी फैमिली के लोग कहाँ हैं? लिंगवा की इस तरह की बात सुनने के बाद में लाइन बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से में उसकी तरफ देख के कहती है, लिंगवा तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंगवा कहती है, जीजा जी मेरा मतलब ये नहीं है और आप मुझे गलत मत समझिएगा। लिंगवा जैसे ही कुछ आगे और कुछ बोलने वाली होती है तभी उतने में दिखाते हैं लाइन को। लाइन उसका वहाँ पे मुंह बंद कर देती है और साथ में तान्युन से कहती है, तान्युन तुम गुस्सा मत हो, लिंगवा अभी भी एक छोटी बच्ची है। लाइन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे चलते हुए पलट के उसकी तरफ देख के हंस के कहता है, हाँ ठीक है, क्या अब तुम मेरे पास नहीं हो तो इसीलिए मैं अब अकेला नहीं हूँ। तुम 2 सुंदर औरतें मेरे साथ में रहती हो तो इसीलिए अब चलो मेरे साथ घर तक फॉलो करो मुझे। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लाइन को दिखाते हैं। लाइन वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, ओ मेरी जान तान्युन तुम कितने अच्छे हो। और दूसरे साइड में लिंगवा को दिखाते वो भी वहाँ पे ब्लश करने लगती है अपने जीजा की बात सुन के। और तभी वो कहती है, जीजा जी आप बहुत अच्छे हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है इंपीरियल सिटी का, टैंग फैमिली के रेसिडेंस। उस रेसिडेंस में कोई ताला लगा रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होके मार्केट की तरफ आ जाता है जहाँ पे कोई चिल्ला के कह रहा होता है, फ्रेश मीट ले लो, चर्बी वाला, चाहे रूखा पीस हो, हड्डियों और मांस के साथ, मेरे पास बहुत ढेर सारी पसलियां भी हैं। वो आदमी जैसे ही वहाँ पे चिल्ला के बोल रहा होता है तभी उतने में वहाँ कोई आते हुए कहता है, अंकल मुझे 2 बीफ दे दो। उस आवाज को सुनने के बाद में वो मीट वाला आदमी खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, क्या तुम ज़्यारो नहीं हो? क्या तुम आज भी अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश नहीं कर रही हो?
और हमको पता चलता है उस मीट वाले को एक बहुत सुंदर लड़की ने आवाज दी होती है और तभी वो लड़की उस मीट वाले की बात सुन के कहती है अंकल आज मेरा बर्थडे है। उसकी बात सुन के मीट वाला हंसते हुए कहता है जियाओ राव, आप अपनी फैमिली में बस एक लास्ट पर्सन बचे हुए हैं। आपको उस खाली पड़े हुए घर में अपना समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए और जल्दी से तुमको एक सुंदर सा लड़का ढूंढ के शादी कर लेनी चाहिए। उस मीट वाले की ये बात सुनने के बाद में वो लड़की उससे कहती है अंकल मैं हमेशा तानियुन के लिए ही रही हूँ, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे एक और नया पार्ट तानियुन का खुल गया है। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में मीट वाला आदमी कहता है मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उस कमीने तानियुन के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके पास बाहर जाने कितनी औरतें हो सकती हैं, हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लोग हैं और तानियुन में मार्शल स्पिरिट भी अवेक हो सकती है। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे जितना उसने मीट मांगा होता है उसको वहाँ पे रेडी कर रहा होता है और साथ ही वहाँ पे कहता है तानियुन की फैमिली का वंश नॉर्मल नहीं है, एक बार जब वो लोग योद्धा बन जाते हैं तो उसे एक नॉर्मल पर्सन में क्यों दिलचस्पी होगी। उस मीट वाले की ये बात सुनने के बाद में जियाओ राव वहाँ पे ब्लश करके उससे गुस्साते हुए कहती है अंकल आपको तानियुन के बारे में इस तरह से बातचीत करने की परमिशन नहीं है, तानियुन उस तरह का व्यक्ति नहीं है। और ये कहने के साथ में वहाँ पे वो प्राउड होते हुए कहती है आखिरकार मैं उसकी इतनी सुंदर और प्यारी वाइफ हूँ जो उसके लिए इंतजार कर रही है। जिया राव की ये बात सुनने के बाद में वो मीट वाला व्यक्ति उसको मीट देते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता कि उसने तुमको कौन सी जड़ी बूटी पिला दी है, यह देख कर कि आपने अपने आप को बेच दिया उसको। उस मीट वाले की ये बात सुनने के बाद में जिया राव को दिखाते हैं, वो वहाँ पे ब्लश करके शॉक्ड हो जाती है कि इन्होंने ये बात क्या बोल दी। फिर जिया राव मीट वाले से पूछती है अंकल मैं इसका कितना रुपया दूं आपको। वो मीट वाला धीरे से कहता है ये आपके जन्मदिन का गिफ्ट है, अगर मेरी बीवी ने मुझे ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो मैं मर जाऊंगा, जल्दी करो और यहाँ से जाओ तुम। उस मीट वाले की ये बात सुनने के बाद में जिया राव अगल बगल देख रही होती कि कहाँ इसकी बीवी है और फिर अंकल की तरफ देखकर बड़े खुशी के मारे स्माइल करते हुए कहती है अंकल आपका इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमको टैंग फैमिली का रेसिडेंस दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की घर पे आ गई होती है और वहाँ आने के साथ में ही वो अपने बर्थडे पे अपने लिए प्रेयर करते हुए कहती है मैं आशा करती हूँ तानियुन कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ बने रहो और तुम बहुत लकी रहो और आगे यह मेरे जन्मदिन के गिफ्ट के लिए यूज करने का समय है। और ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वहाँ पे उछलना शुरू कर देती है खुशी के मारे। और तभी वहाँ पे उस बेड के ऊपर बहुत ज्यादा उस तकिए को पकड़ के रोल करते हुए कहती है तानियुन आई लव यू, आई मिस यू तानियुन। और फिर उस तकिए को प्यार करते करते जब थक जाती है तो गहरी सांस लेती है उफ, आज सच में मैंने तानियुन को बहुत ज्यादा प्यार कर दिया। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे रेस्ट करने की तैयारी करने लगती है रात में और वो अपने बालों से पिन निकालती है और उस हेयर पिन को देखते हुए कहती है तानियुन आप अभी कहाँ पर हैं? क्या तुम समय पर खाना खा पाते हो? और ये कहते हुए ब्लश कर रही होती है और फिर वहाँ पे अपने सोने की तैयारी करते हुए लास्ट में वो प्रेयर करती है मेरे बर्थडे की विश है कि मैं तानियुन के साथ में हमेशा रहूं और हम दोनों बहुत खुशहाल जीवन बिताएं। एक बार भी जब मैं तानियुन के पास लौटती हूँ तो वो मुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार कर ले। और जैसे उसने ये बात बोली होती तभी वहाँ गेट पे ठक 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 हो रहा होता है और साथ ही वहाँ पे आवाज आती है कोई है यहाँ पर? उस गेट पे ठक ठक की आवाज सुनने के बाद में एकदम से जियारू को दिखाते हैं, वो वहाँ पे खड़ी होकर भाग के आगे जाते हुए कहती है आ रही हूँ कौन है? और भाग के जाते हुए उस रेसिडेंस का लॉक को खोलते हुए अपने मन में सोचती है इतनी देर रात में आना, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ बुरे लोग हो यहाँ पे। और इस बात को सोचते हुए वो थोड़ा सा गेट खोल के कहती है कौन है? और वो जैसे ही सामने देखती है वो ब्लश करके एकदम शॉक्ड हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई और नहीं होता है दोस्तों, तानियुन आया होता है। और तानियुन वहाँ पे आने के साथ में ही जियारू से पूछता है मिस क्या आप तानियुन की फैमिली से हैं? लेकिन जियारू वहाँ पे उसको देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो एकदम स्टन हो जाती, जम जाती दोस्तों। और तभी तानियुन उसके सामने हाथ हिला के कहता है मिस क्या आप मेरे को सुन सकती हैं? क्या हुआ आपको? तानियुन की ये बात सुनने के बाद में जियारू को दिखाते हैं, वो उसको देख के अपने मन में सोचती है तानियुन पहले ही मेरे को भूल चुका है, उसे तो मैं याद भी नहीं हूँ। इस चीज को सोचते हुए वो बहुत ज्यादा अंदर से एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या कहे। जियारू जब इस तरह से एकदम स्टन हो जाती है तभी लिंगवा उसकी तरफ देख के कहती है जीजा जी क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की बहरी हो? लिंगवा बकवास बातें करना बंद करो। जियारू वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अभी भी थोड़ा कम दिमाग वाली हूँ। आप कौन हैं? तानियुन उसकी ये बात सुनने के बाद में उससे कहता है मैं तानियुन हूँ, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी साली लिंगवा है।
तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती है, हमें दिखाते हैं जियारू को। वो बहुत ज्यादा अंदर से शॉक्ड हो जाती है और जो उसकी पिन होती है वो उस पिन को अपने हाथ में भोंक लेती है। फिर जियारू अपने आप को संभालते हुए कहती है, क्या तुम्हारी बीबी है? फिर तान्युन उससे कहता है, ये रेसिडेंस देखा जाए तो वो मेरा घर था, लेकिन जब मैं सच में छोटा था तब मैंने इसे छोड़ दिया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह बेचा गया है या नहीं। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तान्युन अपने घर पे आने के बाद में उस लड़की से कहता है, मिस आपको इतनी रात में परेशान करने के लिए हमें खेद है, क्या टैंग फैमिली में कोई बचा है? उस टाइम में मेरी फैमिली में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उस समय मैं क्विंगलिंग जियानफू में था और वहाँ से नहीं जा सका और मुझे अफसोस है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओ राओ उसके सामने स्माइल करते हुए कहती है, तो ये सच में आप हैं यंग मास्टर? उसकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या यंग मास्टर? फिर जियाओ राओ उसको बताते हुए कहती है, मैं वो सर्वेंट लड़की हूँ जिसे टैंग फैमिली के पैट्रियार्च ने खरीदा था। लड़ाई के बाद उन्होंने मुझे घर की देखभाल करने और आपका इंतजार करने के लिए यहाँ रुकने के लिए कहा था। तान्युन जियाओ राओ की बात सुनने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है, तो आप एक सर्वेंट लड़की हैं जिसे मेरे फादर पीछे छोड़ गए थे। सच में आप बहुत अच्छी हैं। मैं वास्तव में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में था कि अगर मेरे फादर ने सारी संपत्ति को बेच दिया तो मैं क्या करूँगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओ राओ उसको रास्ता दिखाते हुए कहती है, अब जल्दी करिए और अंदर आ जाइए यंग मास्टर, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। और ये कहने के साथ में तान्युन को लेके वो अंदर की ओर आ रही होती है। तभी वहाँ को देखते हुए तान्युन कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है। वैसे आपका नाम क्या है? तान्युन की बात सुनने के बाद में वो लड़की बताती है, हाँ यंग मास्टर, आप मेरे को जियाओ राओ बुला सकते हैं। जियाओ राओ की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उससे कहता है, जियाओ राओ, पिछले कई साल आपके लिए बहुत कठिन रहे होंगे ना? जियाओ राओ तान्युन की ये बात सुनने के बाद में पलट के उससे कहती है, यंग मास्टर, आपका इस बात का कहने का मतलब क्या है? मेरे फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने बड़े घर की देखभाल केवल एक पर्सन द्वारा करने के लिए उसे कम से कम कुछ और लोग देने चाहिए थे। और इसके अलावा तुम एक लड़की हो, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। हाँ, ये सही है, मेरे फादर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे आपको कितना वेतन देते थे वो? मैं अब अमीर हूँ, मैं इसे आपको 2 गुना बढ़ा के दूंगा, आप मेरे को बताइए। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओ राओ स्माइल करते हुए उससे कहती है, आपका ये चीज कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी चीजें ठीक हैं, ये सच में बहुत अच्छा है। और हाँ, क्या यंग मास्टर को अभी भी टैंग फैमिली में से कोई याद है? जियाओ राओ की ये बात सुनने के बाद में तान्युन अपने दिमाग पे जोर डालते हुए सोच रहा होता है और तभी कहता है, मैं लगभग सब कुछ भूल चुका हूँ, बहुत समय हो गया है। जब मैं निकला तो मेरी उम्र कितनी थी? तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते लाओइन को। लाओइन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए जियारू से कहती है, जब मैंने पहली बार तान्युन को देखा तो आप लगभग 6 साल के थे और उस समय भी आपकी नाक बह रही थी। लाओइन की इस तरह की बात को सुनने के बाद में तान्युन शर्माते हुए लाओइन से कहता है, हे लाओइन, ऐसी शर्मनाक बातें सामने मत लाओ, वो सब बहुत पुरानी बातें हैं। जब वो लोग आपस में ये बात बोल रहे होते हैं तभी दिखाते हैं जियाओ राओ को। जियाओ राओ वहाँ पे स्माइल करते हुए तान्युन से कहती है, यंग मास्टर, इधर आइए, सबसे पहले लेफ्ट साइड में हॉल में चलते हैं। आपने अभी भी खाना नहीं खाया है, मैं आपके लिए खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन उससे कहता है, नहीं रुक जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तान्युन जैसे ही कुछ आगे बोलने वाला होता है तभी दिखाते लाओइन उसके हाथ पे हाथ रखते हुए उसको रोक देती है और साथ ही उसके पास आके स्माइल करते हुए तान्युन से कहती है, तान्युन, आप और लिंगवा पहले हॉल में जाइए, मैं जियाओ राओ की मदद करने जाऊंगी। लाओइन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन और लिंगवा दोनों को दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और तभी तान्युन लिंगवा से बोलता है, ये क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या हमने ये नहीं कहा कि अभी हम रेस्टोरेंट में बारबेक्यू खा के आ रहे थे? और ये कहने के साथ में हमारा सीन जियाओ राओ की तरफ चला जाता है जहाँ पे वो खाना पका रही होती है और वहाँ पे बहुत धुआं उठ रहा होता है और वहीं पे लाओइन आने के साथ में कुछ ब्रेड्स के टुकड़े काट रही होती है। तान्युन की दोनों वाइफ्स अगल बगल खड़ी होती हैं, लेकिन लाओइन को नहीं मालूम होता है कि ये इसकी वाइफ है। जियाओ राओ इस चीज से बहुत दुखी होती है कि तान्युन ने वहाँ पे शादी कर ली है और तभी वो रोते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तान्युन, तुमने कैसे किया? तान्युन को कोई और मिल गया है और उसके पास उसके लिए उसकी वाइफ है और मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे उसको बधाई देनी चाहिए। और ये कहते हुए वो अपने मन ही मन में रो रही होती है। जियाओ राओ फिर कहती है, भले ही तान्युन हमारी अरेंज मैरिज को भूल गया हो तो भी कोई बात नहीं, और इसके अलावा मार्शल स्पिरिट के अवेक करने के बारे में बात भी नहीं कर रही
रही हूँ और मैं एक वॉरियर नहीं हूँ। वैसे देखा जाए तो मेरे को पैट्रियार्च ने बचाया था, भले ही मैंने उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद नहीं दिया। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती थी। जब वो इस तरह से ऐसे रो रही होती तभी दिखाते हैं लायन उसके पास में आके उसको एक रुमाल देते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? लायन ने जैसे ही चीज करा होता है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और शॉक्ड होके कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि चूल्हे में से धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा था और उससे मेरी आंखों में जलन पैदा हो रही है, तभी मेरी आंख से आंसू निकल रहे थे। लायन उसकी बात सुनने के बाद में रुमाल देते हुए उससे कहती है, तो अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर गहरी सांस लेते हुए जियाओ राव से कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए 1 मिनट के लिए आराम कर लीजिए, मैं सब्जियां काट दूंगी। जब लायन वहाँ पे सब्जियां काट रही होती है तभी दिखाते हैं जियाओ राव हैरान होते हुए लायन से पूछती है, क्या आपकी और तान्युन की दोनों की मार्शल स्पिरिट अवेक हो चुकी है? उसकी ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है, हाँ और मेरी बहन भी सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट की है। जिसको सुनने के बाद में जियाओ राव हैरान हो जाती है और तभी वो अपने मन में कहती है, सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट, ये लोग तो बहुत हाई रैंक वाले हैं। जब वो इस बारे में सोच ही रही होती तभी दिखाते लायन वहाँ पे स्माइल करते हुए से कहती है, हाँ ये बात सही है, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं कि जब तान्युन छोटा था तो वह कैसा था? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि सारी फैमिली वहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए आ गई होती है। क्या बात हुई इन लोग के दोनों के बीच में दोस्तों अभी नहीं बताया गया है। जब वो लोग सब खाना खा रहे होते हैं तभी जियाओ राव वहाँ पे खड़ी होती है, जिसको देखने के साथ में तान्युन उससे कहता है, जियाओ राव हमारे साथ खाना खाओ क्योंकि खाना जल्दी ठंडा हो जाएगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओ राव वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं युवा मास्टर के खाना खत्म करने का इंतजार करूंगी। तभी तान्युन उससे कहता है, मेरे फादर और उन बूढ़े सारे लोगों के जो नियम थे उनके बारे में तुम चिंता मत करो, खाना गर्म होने पर ही खाओ, हमारे साथ बैठो और खाना खाओ। जब वो लोग खाना खा ही रहे होते तभी दूसरे साइड में लिंगवा को दिखाते हैं, एक नंबर की भुक्कड़। वो वहाँ पे खाना खाते हुए कहती है, जियाओ राव आप सच में बहुत लजीज खाना बनाते हैं, यह चिकन सच में बहुत स्वादिष्ट है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन ने जियाओ राव को अपने साथ खाना खाने के लिए बैठा लिया होता है और उसके प्लेट में कुछ देते हुए कहता है, चलिए इसे खाइए। और जियाओ राव भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, हाँ ठीक है, थैंक यू। जियाओ राव ने जैसे ही पहला कौर खाया होता है खाने के लिए, उसके आंख से खुशी के मारे आंसू निकल आते हैं और तभी वो रोते हुए मन में सोचती है, आखिरकार मुझे अपना खाना खाने के लिए तान्युन मिल ही गए। ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन है और मैं आशा करती हूँ कि मैं हमेशा उनके साथ रह सकती हूँ। तान्युन जब ये देखता है कि जियाओ राव वहाँ पे खाना खाते हुए रो रही है तभी वो शॉक्ड होते हुए कहता है उससे, जियाओ राव आप रो क्यों रही हैं? क्या खाने को ढंग से पकाया नहीं गया था? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओ राव अपने आंसुओं को पोंछते हुए हंसते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं युवा मास्टर के लिए इतनी देर तक इंतजार करने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी, इसीलिए मेरे आंख में आंसू आ गए खुशी के कारण। इस चीज को सुनने के बाद में तान्युन शॉक्ड हो जाता है और तभी उससे कहता है, मेरे फादर सच में बहुत बदतमीज थे, तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ लोगों को काम पर रखूंगा, तब तुम्हें इतना थकना नहीं पड़ेगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओ राव ब्लश करके स्माइल करते हुए उससे कहती है, यंग मास्टर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं इन सब चीजों को खुद कर सकती हूँ और ये सारा काम मुझे खुद ही करने की आदत है। और फिर कहती है, अरे हाँ मैं आपसे पूछना ही भूल गई, यंग मास्टर आप वापस क्यों आए हैं? उसकी बात सुनने के बाद में तान्युन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, अरे लो मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ, अगर तुम मुझसे ये ना पूछती तो मैं भी तुम्हें बताना भूल जाता। फिर तान्युन जियाओ राव से पूछता है, जियाओ राव क्या मेरे फादर ने कभी आपको किसी सीक्रेट रास्ते या कमरे के बारे में बताया था? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओ राव ब्लश करने लगती है और शॉक भी हो जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और इंपीरियल गेट पे आ जाता है जहाँ पे गार्ड पहरा देते हैं। तभी वहाँ पे एक गार्ड बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कौन हो और हम पर अटैक क्यों कर रही हो? तभी दूसरा गार्ड चिल्ला के कहता है, भागो जल्दी यहाँ से भागो। उसने जैसे ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं जो दूसरा पर्सन होता है जो उनके ऊपर मारने आया होता है, उसने उसको मार दिया होता है और साथ ही उसको मारने के बाद में उसकी छाती के ऊपर पैर रख के वहीं पे खड़ी होती है। और हमको पता चलता है लास्ट एपिसोड में एम्प्रेस ने जिसके ऊपर अटैक किया था ये वही लड़की होती है और अपने मन में कहती है, सुसमाचार की पुस्तक में जैसा गाइडेंस के हिसाब से बताया गया है, सीक्रेट ट्रेजर इस सिटी में ही है, मुझे जल्दी करना होगा और उसको ढूंढना होगा। उस लेडी ने जैसी ये बात बोली होती है हमें दिखाते हैं उस लेडी के मुंह से एकदम भल्ले से खून निकल आता है
और फिर हमको लास्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है। एम्प्रेस ने उसको बहुत ज्यादा दौड़ा दौड़ा के मारा होता है, जिस चीज के कारण उसके बहुत जख्म हो गए होते हैं इंटरनल। और तभी वो मन में कहती है, लानत है, अगर वो पागल औरत वहाँ पर नहीं आती तो मुझे इतनी ज्यादा भयानक चोट नहीं लगती। और ये कहने के साथ में वो अपने आप को संभाल लेती है और दूसरे साइड में उस ट्रेजर की खोज के लिए आगे निकल रही होती है और अपने मन में कहती है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी और सीक्रेट ट्रेजर को जल्दी से खोजना है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा तैन्यून के घर पे आ जाता है। वहाँ पे वो लोग एक मशाल को जलाते हैं और जियाओ राव उसको रास्ता दिखाते हुए उससे कहती है, सिर्फ यही एक प्लेस ऐसा है जिसके बारे में पैट्रियार्च ने कुछ नहीं बताया था। वो जो आप पूछ रहे हैं वो जगह यही थी। मुझे नहीं पता था कि ये एक सीक्रेट रूम है जिसके बारे में युवा मास्टर पूछ रहे हैं। और तभी ये कहने के साथ में वो एक दीवार के पास में आ जाती है और वहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है और ढूंढते हुए एक ईंट को अंदर की ओर पुश करते हुए कहती है, हाँ वो मुझे मिल गया। जियाओ राव ने जैसे ही वहाँ पे उस ईंट को पुश करा होता है, वहाँ पे एक सीक्रेट रूम अपने आप अपेयर हो जाता है, जिसके अपेयर होने के साथ में ही वो लोग उस रूम में देख रहे होते हैं कि अंदर क्या है। जियाओ राव उस रूम को दिखा के स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, वो रूम यहीं पर है, यंग मास्टर अंदर आप जाकर देख सकते हैं। और ये कहते हुए वो उस मशाल को आगे रखकर उनको रास्ता दिखाते हुए अंदर की तरफ ला रही होती है। वो लोग जैसे अंदर आते हैं कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी तैन्यून कहता है, ये तो। और दोस्तों हमको पता चलता है जियाओ राव ने वहाँ पे उस रूम में सब्जियां छुपा के रख दी होती हैं, जहाँ पे बंद गोभी और आलू के बॉक्सेस खूब ढेर रखे होते हैं। उन सब्जियों के बारे में जियाओ राव बता के हंसते हुए कहती है, अरे मेरे को ऐसा लगा कि ये जगह बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसे सब्जियों के रूम की तरह यूज किया है। हेलो गाइस, आपको एपिसोड पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जियाओ राव ने जितनी भी सब्जी वहाँ पे रखी होती हैं, तैन्यून वहाँ पे उन आलू के बॉक्सेस को उठा के किनारे की तरफ रख रहा होता है। और हमको बाद में पता चलता है उस बॉक्सेस के पीछे एक एराई फॉर्मेशन होता है दोस्तों, जिसको देखने के बाद में तैन्यून, लायन और लिंगवा तीनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तैन्यून उस एराई फॉर्मेशन के पास में आकर उसको देख के अपने मन में सोचता है, इस पत्थर में एक गैप है जो कि चाबी के टुकड़े के समान के आकार का है। तैन्यून जैसे ही वहाँ पर चाबी को ढूंढ रहा होता है, तभी लिंगवा वहाँ पर उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, जीजा जी जल्दी करिए, उस चाबी के टुकड़े को अंदर से बाहर निकालिए। तैन्यून भी उससे कहता है, हाँ हाँ ठीक है, कर तो रहा हूँ। जब वो लोग इस चीज को कर ही रहे होते हैं, तभी दिखाते हैं जियाओ राव को। जियाओ राव वहाँ पे जो फॉर्मेशन बना होता है उसमें कुछ सील होती है जिसको क्रैक कर देती है। और उसने जैसे ही इस चीज को करा होता है, जो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत ढेर सारी ब्राइट रोशनी निकलने लगती है, जिस चीज के कारण उन लोग सामने भी देख नहीं पा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक एलिक्सर आ जाता है दोस्तों, जो कि देखने में एक पेड़ की टहनी के समान होता है। तैन्यून उसको देखने के बाद में कहता है, ये क्या है। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं एकदम से जो ऊपर की जगह होती है वो एकदम से क्रैक होना शुरू हो जाती है। वहाँ से खूब ढेर सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और वहाँ खूब धमाका होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे तैन्यून के सामने बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसको देखने के साथ में तैन्यून सब लोगों को अपनी तरफ घसीट लेता है। और वहाँ से उन लोग को बचाने के साथ में तैन्यून उनको घसीट के पीछे की तरफ ले आता है। फिर हमको पता चलता है ये वही औरत होती दोस्तों जिसने कि एम्प्रेस के ऊपर अटैक करवाया था और एम्प्रेस ने इसको दौड़ा दौड़ा के मारा था। इस इविल लेडी ने उस ट्रेजर को हासिल कर लिया होता है और उसको अपने हाथ में लिए हुए हंसते हुए कहती है, आखिरकार मेरे को वो ट्रेजर मिल गया। जब तैन्यून उसको देखता है तो शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम कौन हो। तैन्यून की ये बात सुनने के बाद में वो इविल लेडी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, दरअसल अगर देखा जाए इस सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढने में आप मुझसे एक कदम आगे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उस फेवर को चुराना चाहते हो जो अल्लाह ने मुझे दी है। मैं इसकी अनुमति तुमको नहीं दे सकती हूँ। और ये कहने के साथ में ही वो लेडी तैन्यून के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, अब तुम मर जाओ। उस लेडी ने जैसे ये बात बोली होती तभी लायन चिल्ला के बोलती है, तैन्यून जरा संभल कर। और जियाओ राव भी चिल्लाती है, यंग मास्टर संभल कर रहिए, वो आप पर अटैक करने वाली है। लायन ने जैसे ये बात बोली होती वो तुरंत वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को तैयार करते हुए तैन्यून के सामने आ जाती है और जो उसने अटैक किया होता उसको डिफेंस कर लेती है। और डिफेंस करते हुए मन में सोचती है, सच में जो इसका प्रेशर है बहुत ज्यादा ताकतवर है। और हमें दिखाया जाता है लायन ने वहाँ पर अपनी आइस फिनिश की पावर को यूज करते हुए एक आइस वॉल बना दिया होता है। उस आइस वॉल को देखने के बाद में इविल लेडी लायन से कहती है, तो तुम्हारे पास आइस एट्रीब्यूट मार्शल स्पिरिट है और ये काफी अच्छी रैंक वाली मार्शल स्पिरिट है। उस लेडी की ये बात सुनने के बाद में लायन तैन्यून की तरफ देख के चिल्ला के कहती है, तैन्यून जल्दी से यहाँ से निकलो, जियाओ राव को लो और बाहर निकल जाओ। मैं यहाँ पर नहीं लड़ सकती, ये कमरा बहुत ज्यादा कमजोर है।
उसकी ये बात सुनने के बाद में तानुन तुरंत रेडी हो जाता है वहाँ से निकलने के लिए। तानुन जियाओराव को अपनी गोदी में उठाते हुए कहता है, जियाओराव कसकर पकड़ो, लिंगवा मेरे साथ में जल्दी चलो। लिंगवा उसकी बात सुनकर अपने जीजा जी के साथ में आ जाती है तुरंत। जब वो बुरी लेडी देखती है कि वो लोग भागने वाले हैं तभी वो गुस्साते हुए कहती है, क्या आप सोचते हैं कि ऐसी बर्फ की दीवार मुझे रोक सकती है? उसने जैसे ये बात बोली होती है अगले पल ही हमें दिखाया जाता है उसने अपने एक हाथ के अटैक से जो लायन ने वहाँ पर अपनी आइस फिनिक्स से वॉल खड़ी करी होती है उसको वहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी हमें पता चलता है तान्युन ने वहाँ पे उन लोगों को बचाते हुए उस सीक्रेट रूम से बाहर ले आता है। फिर तान्युन वहाँ पे लाने के बाद में जियाओराव को नीचे उतारता है। तभी जियाओराव कहती है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर। तान्युन उसकी ये बात सुनकर उससे कहता है, अभी बहुत खतरनाक कंडीशन चल रही है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसको वहाँ पे छोड़ने के बाद में तान्युन वापस पीछे पलटता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अंदर से बहुत ज्यादा जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं। तभी तान्युन वहाँ पे चिल्ला के कहता है, लायन हम बाहर आ गए हैं, जल्दी करो, तुम भी बाहर निकल आओ। तान्युन की ये बात सुन के लायन वहाँ पे अलर्ट हो जाती है और उसकी तरफ देखती है और अगले पल ही दिखाते हैं लायन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए भागती हुई ऊपर की तरफ निकल रही होती है। जब वो लेडी देखती है कि वो लड़की वहाँ पे भाग के जा रही है तभी वो उसको फॉलो करते हुए चिल्ला के कहती है, क्या आपको लगता है कि आपका बाहर निकलना मददगार होगा? उस लेडी ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं तान्युन लायन का अटैक यूज करते हुए कहता है, आइज लुआन, जिसको सुनने के बाद में वो लेडी शॉक्ड हो जाती है और तभी हमें दिखाते हैं तान्युन जंप लगाकर आसमान की तरफ से उसके ऊपर स्लैश मारने वाला होता है और अगले पल ही तान्युन वहाँ पर लायन की मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उस इविल लेडी के ऊपर वहाँ पे आइस स्लैश लगा देता है। तान्युन का आइस स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस लेडी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो वहाँ पे बुरी तरह से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और उसके कपड़े वहाँ पे फटने लगते हैं तान्युन के पावर से। तान्युन के अटैक के कारण वो लेडी वहाँ पे घायल होकर वहीं बैठ जाती है और तभी तान्युन उसकी तरफ तलवार करते हुए उससे कहता है, अब मेरी बात को मानो और खुद को मेरे को सौंप दो या मरने को तैयार हो जाओ। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो एविल लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी गुस्से में कहती है, तुम कमजोर लोग सोचते हो कि तुम मेरे को मार सकते हो? और ये कहने के साथ में ही वो अपनी मार्शल स्पिरिट को वहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और उसकी मार्शल स्पिरिट को जैसे वो रिलीज करती वहाँ पे जितने भी उसके जख्म होते हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पे हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तान्युन उस चीज को देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये तो रिकवरी मार्शल स्पिरिट है एक। जैसे कि आपने एक एपिसोड में मिनोटॉर मॉन्स्टर के पास में रिकवरी देखा था वैसे ही मैजिक की यूज कर रही है। वो अपने जख्मों को वहाँ पे हील करने के साथ में ही तान्युन के ऊपर फायर से बना हुआ एक अटैक करते हुए कहती है, फायर फिस्ट। तान्युन इस तरह के अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख के थोड़ा घबरा जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, क्या ये भी बहुत ढेर सारी मार्शल स्पिरिट को यूज कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी तरह मार्शल स्पिरिट को कॉपी कर सके? दूसरे साइड में लायन उस अटैक को देखने के साथ में अपने मन में सोचती है, धत तेरे की, ये अटैक बहुत करीब जा रहा है तान्युन के, जियाओराव भी उसके ठीक पीछे खड़ी है, तो इसी कारण से तान्युन वहाँ से बच के हट नहीं सकता है। जब लायन ये सब चीजें सोच लेती है तभी वो अपने अटैक को रेडी करते हुए कहती है, सीक्रेट स्वॉर्ड विंट्री मून, और तान्युन के सामने आकर अपने स्लैश को उस इविल लेडी के स्लैश के अपोजिट डायरेक्शन से लगा देती है और एक तरफ आग और एक तरफ आइस दोनों आपस में टकराती हैं। लेकिन तभी एकदम से लायन को उसके अटैक में बहुत सारा प्रेशर महसूस होने लगता है और तभी लायन उसके अटैक को फील करते हुए मन में सोचती है, इस आग का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई है। लायन जैसे वहाँ पे उस चीज को फील करती है तभी दिखाते हैं दूसरे साइड से वो इविल लेडी फिर से अपने दूसरे अटैक को रेडी करते हुए लायन के ऊपर स्लैश लगा देती है। लायन उसके फायर मार्शल स्पिरिट के विरुद्ध किसी तरीके से अपनी आइज मार्शल स्पिरिट से डिफेंड कर रही होती है। तभी वो लेडी हंसते हुए कहती है, तुम लिटिल गर्ल इतना खराब भी नहीं कर रही हो, किन फैमिली ने सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट को अवेक किया है? लायन उसकी ये बात सुन के गुस्साते हुए कहती है, इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है लायन उस इविल लेडी के अटैक को डिफेंस करते हुए अपने मन में सोचती है, विंट्री मून स्किल की जो आइज है वो पिघलना स्टार्ट हो गई है, मैं बहुत देर तक इसके अटैक को डिफेंस नहीं कर पाऊंगी। जब वो इविल लेडी देखती है कि लायन ने उसके अटैक को डिफेंस कर लिया होता है तभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ घूरती है और लायन के ऊपर अपनी दूसरी स्किल को अटैक करते हुए कहती है, तो ठीक है तुम इसे झेलो, मार्शल स्पिरिट थंडर गॉड। इविल लेडी ने जैसे ये बात बोली होती उसके साथ में ही वो अपने एक हाथ को पीछे की तरफ कर लेती है, जिस चीज को देखने के साथ में जॉकिंग थोड़ा घबरा जाती है कि अब ये कौन सी स्किल यूज करने वाली है और साथ ही दिखाते हैं उसके हाथ पर वहाँ पे खूब ढेर सारी बिजलियां इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती हैं।
उस इविल लेडी ने अपने हाथ में बहुत ढेर सारे थंडर को इकट्ठा कर लिया होता है और जैसे वो अपने हाथ को आसमान की तरफ ऊपर करती है तभी वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है थंडर एक्सप्लोजन, और वहां पे बहुत ढेर सारी थंडर उसके हाथ के ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। लायन जैसे ही देखती है उसने दूसरी स्पिरिट से अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, वो शॉक्ड हो जाती है, घबरा जाती है और तभी वो उसके अटैक से बचने के लिए जंप लगा के थोड़ा पीछे हो जाती है और उस इविल लेडी का अटैक जॉकिंग के बहुत क्लोज से निकल जाता है। जब टान्यून इस चीज को देखता है तो घबराते हुए चिल्ला के कहता है लायन वहां से हट जाओ तुम। टान्यून ने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं उस इविल लेडी को। उस इविल लेडी ने अलग ही तरह की मार्शल स्पिरिट को यूज करा होता है। उसने आइस के साथ में थंडर को मिक्स कर दिया होता है और तभी लायन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है तो ठीक है, तुम मेरे लॉर्ड की पावर का एक्सपीरियंस करो, देखो कितनी खतरनाक है पावर ये। और ये कहने के साथ में ही उस इविल लेडी ने जमीन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसके इम्पैक्ट से जमीन पे आइस फैलने के साथ में पूरी जमीन पे थंडर भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। वो आइस जैसे ही जॉकिंग के पास पहुंचती तुरंत वहां पे उसके ऊपर बहुत ढेर सारी बिजलियों से अटैक हो जाता है और जॉकिंग वहां पे बहुत जोर से चिल्लाती है आह, और तभी वो इविल लेडी कहती है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। उस इविल लेडी का वहां पे लाइन के ऊपर से अटैक खत्म होने के बाद में हमको दिखाया जाता है लाइन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसके चारों तरफ से बिजलियां निकल रही होती हैं और लाइन वहां पे बुरी तरह से तड़प रही होती है दर्द के मारे। तभी वो इविल लेडी लाइन को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है मैं इसे अब देख रही हूँ, मेरे लॉर्ड कितने ज्यादा पावरफुल और अद्भुत थे। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते ही एकदम से टान्यून ने वहां पर अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस लेडी के चारों तरफ चेन को बांध दिया होता है। जैसे वो लेडी टान्यून के फॉर्मेशन से चेन में बंधने लगती है तभी वो देख के कहती है क्या ये तो एक फॉर्मेशन है। और दूसरे साइड से हमें दिखाया जाता है टान्यून वहां पे अपनी शैडो स्किल का यूज करते हुए एकदम उसके क्लोज आ जाता है और उसके पास आकर गुस्से में अटैक करते हुए कहता है तुमसे किसने कह दिया कि तुम मेरी बीवी को छू सकती हो, अब तुम मरो। वो इविल लेडी जैसे टान्यून को देखती है अपने पास एकदम से शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है क्या ये इनविजिबल मार्शल स्पिरिट को भी यूज कर सकता है, इस आदमी में मल्टीपल मार्शल स्पिरिट क्यों है। जब वो इविल लेडी देखती है कि टान्यून की तलवार एकदम उसके गले के पास आ गई होती है तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके तलवार को पकड़ लेती है और टान्यून की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती है लड़के, तुम्हें यहाँ हीरो बनने से पहले अपनी ताकत को देख लेना चाहिए कि तुम कितने ताकतवर हो। ये कहते हुए वो इविल लेडी टान्यून की तलवार को पकड़ के अपने साइड में घसीट रही होती है, जिस चीज को देखने के बाद में टान्यून शॉक्ड होते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से पकड़ लिया। टान्यून को इविल लेडी अपनी तरफ घसीटते हुए एक लात मार के कहती है तुम बहुत कमजोर हो। फिर वो लेडी टान्यून को लात मारने के साथ में अपने मन में कहती है आप अभी भी अपने मार्शल सिस्टम को यूज करने में कुशल नहीं हैं, लेकिन आपके पास अभी भी बहुत ढेर सारी मार्शल स्पिरिट है। मुझे आपकी बैकग्राउंड की जांच करनी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप अभी हाल ही में अवेक हुए हैं। उस इविल लेडी ने जैसे टान्यून को लात मारी होती है उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है टान्यून सीधे दूसरे साइड के वॉल की तरफ जाकर सीधे धड़ाम से लड़ता है और साथ ही इविल लेडी अपने हाथ में कुछ स्पाइक्स को निकाल लेती है और स्पाइक को निकालने के साथ में ही टान्यून की तरफ फेंक देती है। वो सारी की सारी स्पाइक्स टान्यून की तरफ जा रही होती हैं और जाते हुए उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों में जाके गड़ जाती हैं और उसको वहीं दीवार के साथ में टांग देती हैं। जैसे वो स्पाइक्स टान्यून के हाथ और पैरों में जाके गड़ती हैं टान्यून को बहुत दर्द होता है और तभी टान्यून वहां पे चिल्ला देता है आह। जब लाइन ये देखती कि टान्यून को उस लेडी ने वहां पर स्पाइक के साथ में लटका दिया है वो देख के घबराते हुए चिल्ला के कहती है टान्यून संभल कर। फिर वो इविल लेडी टान्यून के पास आकर तलवार उसकी गर्दन पे लगाते हुए कहती है तो ठीक है, अब मुझे बताओ आपके पास इतनी ढेर सारी मार्शल स्पिरिट कैसे हैं। टान्यून उसकी ये बात सुनने के बाद में वहीं पे जख्मी हालात में हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम मुझसे पूछ रही हो। टान्यून के इस तरह के हंसी को देखने के बाद में वो लेडी गुस्सा जाती है और साथ ही उसके एक कांधे पर अपनी तलवार को भोंकते हुए कहती है मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी कि आपको मार्शल स्पिरिट कहाँ से मिली है। उस लेडी ने जैसे टान्यून के कांधे पे अपनी तलवार को भोंका होता है टान्यून को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो वहीं पे चिल्लाने लगता है, लेकिन टान्यून अपना कठोर लौंडा वो इतनी पिघलने वाला नहीं था और तभी वो अपने दर्द को बर्दाश्त करके फिर से उसकी तरफ देख के स्माइल करके कहता है क्या तुम बहुत मजबूत नहीं हो, तुम मुझसे विनती करो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। टान्यून की ये बात सुनने के बाद में वो इविल लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और साथ ही गुस्से में उसकी तरफ अपनी तलवार को तानते हुए कहती है सुन बे लड़के, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है, मैं तुमको वापस ले जाऊंगी और तुम्हारे मरे हुए शरीर से ये सब पता लगा लूंगी। और दोस्तों ये जो इविल लेडी का आर्मर है ये
कुछ अलग तरह से है। समझ में नहीं आता है कि किस तरह से औरतों का आर्मर बनाया जाता है यार। कभी ऊपर से नीचे की तरफ खाली छोड़ देते हैं, कभी नीचे से ऊपर की तरफ खाली छोड़ देते हैं। उस लेडी की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो। तानुन के ऊपर जैसे वो लेडी अटैक करने वाली होती है, तभी तानुन वहाँ पे घबराते हुए मन में सोचता है, धत तेरे की, क्या इसी तरह से मेरा अंत होना है। उस लेडी ने जैसे उसके ऊपर अटैक करा होता है, तुरंत दिखाते वहाँ पर बहुत ढेर सारे खून के छींटे उड़ते हैं। उस खून के छींटों को देखने के बाद में लायन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी तानुन को दिखाते हैं। तानुन की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं और हमें पता चलता है वो जो इविल लेडी ने अटैक करा होता है वो बिल्कुल तानुन के आंख के पास में आकर रुक जाता है। उस चीज को देखने के साथ में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और हमें बाद में दिखता है कि वहाँ पे ज़ियाओराओ ने आकर तानुन की जान बचा ली होती है और जो अटैक को उस इविल लेडी ने तानुन के ऊपर करा होता है, ज़ियाओराओ बीच में आकर उस अटैक को अपने सीने के आर पार कर लेती है, जिस चीज से वो तलवार तानुन के ऊपर लगने से बच जाती है। तानुन जब भी देखता है ज़ियाओराओ ने मेरे को बचाने के लिए उस अटैक को अपने सीने के आर पार कर लिया होता है, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर ज़ियाओराओ वहाँ पे अपने घुटने के बल बैठती है और तानुन के गाल को अपने हाथों से पकड़ लेती है। फिर तानुन की तरफ देख के आखिरी पलों में स्माइल करते हुए कहती है, भले ही ज़ियाओराओ एक वॉरियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तानुन की रक्षा कर सकती हूँ। फिर ज़ियाओराओ अपने पास में से कुछ निकालते हुए तानुन से कहती है, लेकिन ज़ियाओराओ को तानुन हमेशा याद रखेगा। और ये बात को कहने के साथ में वो अपने पास में से हेयर पिन को निकालती है और तानुन की तरफ आगे करते हुए कहती है, मेरे अगले जीवन में तानुन मेरे साथ होगा। फिर ज़ियाओराओ वहाँ पे तानुन को वो हेयर पिन देते हुए ब्लश करके आखिरी समय में फिर कहती है, मेरे अगले जन्म में तानुन मेरे साथ होगा। तानुन उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही वहाँ पर ज़ियाओराओ धीरे से नीचे गिर रही होती है और अगले पल ही तानुन के सामने ज़ियाओराओ जमीन पे नीचे धम्म से नीचे गिर जाती है, जिसको देखते हुए तानुन की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पे घबरा रहा होता है। तानुन जब इस तरह से उस हेयर पिन को देखता है, तभी वो इविल लेडी तानुन की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, जमीन पर जो गिरा है वो चाकू नहीं है बल्कि हेयर पिन है। और दूसरे साइड में तानुन को दिखाया जाता है, तानुन इस तरह से अपनी फैमिली मेंबर के एक आदमी को नीचे गिरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और तभी उसको एकदम से अपनी एक बचपन की मेमोरी याद आती है, जहाँ पे ज़ियाओराओ को तानुन ये हेयर पिन गिफ्ट में दे रहा होता है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ज़ियाओराओ मैं वॉरियर बनने की ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। तानुन की ये बात सुनने के बाद में ज़ियाओराओ ब्लश करके हंसते हुए कहती है, ज़ियाओराओ तुम्हारा पक्के तौर पर इंतजार करेगी तानुन। जब तानुन अपनी ये मेमोरी को याद करता है और तभी वो घबराते हुए कहता है, वो लड़की तैन फैमिली की नौकर नहीं है, वो मेरी औरत है। और ये कहने के साथ में वो ज़ियाओराओ की तरफ घूर के देख रहा होता है। जब तानुन इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी एकदम से दिखाते हैं वो इविल लेडी आती है और ज़ियाओराओ के पीठ के अंदर से अपने तलवार को खींच के बाहर निकाल के उसके ऊपर से पार होते हुए कहती है, ये कितनी ज्यादा यहाँ पर अड़चने पैदा हो रही हैं। तानुन के ऊपर फिर से अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, इस दुनिया में बिना ताकत के तुम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। वो लेडी जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, दूसरी साइड में तानुन को दिखाते हैं। तानुन बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, जो उसके स्पाइक घुसे होते हैं सनी देओल के तरीके, वो स्पाइक को अपने हाथों से खींच के बाहर निकाल रहा होता है, जिस कारण से वहाँ की दीवार भी टूटना स्टार्ट हो जाती है। जब वो इविल लेडी तानुन के इस तरह की पावर को देखती है तो घबरा के अपने मन में कहती है, वो ये कैसे कर सकता है और वो खड़ा कैसे है। उस इविल लेडी ने जैसे ये बात बोली होती है, हमको दूसरे साइड में दिखाया जाता है। तानुन वहाँ पर नीचे गिरी हुई हेयर पिन को अपने हाथों से उठाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे लेक्चर देना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। और हमें दिखाया जाता है उस लेडी की स्पाइक के कारण तानुन का जो हाथ होता है उसमें गड्ढे हो गए होते हैं। ज़ियाओराओ की हेयर पिन को उठाने के बाद में तानुन अपने बालों में लगा के बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, तुम आज मरने वाली हो। और हमें दिखाया जाता है तानुन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों गुस्से वाला, जिसमें वो अपने बैटल आर्मर में आ जाता है, वो स्टार्ट हो गया होता है। फिर तानुन अपने ट्रांसफॉर्मेशन को करते हुए कहता है, ब्लड रिचुअल बोन इरोल्डिंग स्वॉर्ड। और ये कहने के साथ में उसके नीचे का पोर्शन का आर्मर आ जाता है। और फिर तानुन कहता है, वॉन्ड्स ऑफ द आइजी हार्ट। और इसके साथ में उसके हाथ की तरफ का आर्मर आ जाता है। फिर तानुन कहता है, एब्सॉर्बिंग द डिसास्टर ऑफ ऑल सेंटिएंट लाइफ। उसके चेस्ट का आर्मर अपियर हो जाता है।
फिर हमको दिखाते हैं तानुन का पूरा लुक चेंज हो जाता है और आखिरी में तानुन कहता है बैटल आर्मर। फिर तानुन वहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करके गुस्से में कहता है मैं तुम्हें मौत देता हूँ। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तानुन के इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के साथ में ही वो पगलिया इवल लेडी वहाँ पे बहुत ज्यादा पागलों के तरीके हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है ये स्वरूप और इस तरह की पावर यह बिल्कुल 1000 साल पहले जैसी है। मैं बहुत खुश हूँ आज। उस लेडी ने जैसे ये बात बोली होती तभी उतने में दिखाते हैं तानुन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ने के साथ में तानुन उसको मारने वाला होता है। तभी वो लेडी कहती है ओह आप मेरे लॉर्ड। लेकिन तब तक तानुन उस पागल लेडी के ऊपर एक घूंसा जड़ चुका होता है। तानुन के घूंसे के कारण वो लेडी वहाँ पे रोल खाते हुए दूर जा रही होती है और तभी वो कहती है आप मेरे ग्रेट गॉड हैं, आप तो सच में वही हैं। और उतने में तानुन फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भाग के जा रहा होता है। फिर तानुन उसके पास आकर उसके पिछवाड़े पे एक लात मारता है जिस कारण से वो फुटबॉल के तरीके ऊपर उछल के जाती है और तभी वो चिल्ला के कहती है आप हमारे ग्रेट लॉर्ड गॉड हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे गुस्से में रोते हुए उससे कहता है तेरी माँ का पकौड़ा, मैं घंटा तेरा गॉड नहीं हूँ। और ये कहने के साथ में तानुन वहाँ पे खूब तेज जंप लगाता है और उसके ऊपर जाकर एक लात मारता है जिसके इम्पैक्ट के कारण वो लेडी दूसरी जगह जाके धम्म से नीचे गिरती है और फिर अपने आप को धीरे से संभालते हुए वहाँ पे खड़ी हो जाती है। वहाँ पे वो पागल लेडी संभलते हुए तानुन की तरफ देख के घबरा के कहती है गॉड आप हमारे गॉड हैं, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो। लेकिन जैसा कि हमको पता है इस लेडी के बारे में, ये पागल और मेंटल लेडी है एकदम, और एकदम से उसको वहाँ पे कुछ होने लगता है। वो अपने सर को पकड़ के पागलों के तरीके हरकत करते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, गॉड को अभी अवेक नहीं होना चाहिए था, ये नकली गॉड होना चाहिए। और इस बात को कहते हुए वहाँ पे एकदम वो पागल हो जाती है और खूब जोर से चिल्ला के कहती है तुम कुत्ते के बच्चे, तुम हमारे गॉड के विरुद्ध में तिरस्कार करने का साहस कैसे कर रहे हो, अब तो तुम माफी मांगने के योग भी नहीं रहे हो। और इस चीज को कहने के साथ में ही वो अपने पास में से एक टेस्टिकल ट्यूब को निकालती है और उसमें कुछ लिक्विड होता है और उसको खोलने के साथ में ही वहाँ पे गट 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 करके पी जाती है। उस पगलिया लेडी ने जैसे ये चीज करा होता है दिखाते हैं उसके पास में से बहुत ढेर सारी स्पिरिट पावर पर्पल कलर की निकलना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे वो स्पिरिट पावर का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे स्पिरिट मिस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा होता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। उस पागल लेडी ने उस लिक्विड को पीने के बाद में अपनी पावर को बढ़ा लिया होता है और साथ ही वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। फिर हमको दिखाया जाता है उस पागल इविल लेडी ने वहाँ पे इस लिक्विड को पीने के बाद में जैसे तानुन ने अपना रूप को चेंज करा होता है वैसे इसने भी अपने रूप को पूरी तरह चेंज कर दिया होता है। उसके पास से स्पाइडर के बहुत ढेर सारे टेंटिकल निकल गए होते हैं। वो उस जगह पे बहुत जोर से हंसते हुए कहती है ये कैसा है, आपको मेरा नया फॉर्म कैसा लगा, तुम इतनी पिछली जगह से आए हो कि इस बारे में तुम नहीं जानते होगे। आप केवल अकेले नहीं हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब पागल लेडी अपनी बड़ाई कर रही होती है तभी दूसरे साइड में दिखाते हैं तानुन वहाँ पे अपने कान को खुजली करते हुए उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है और तभी उससे कहता है तो क्या हुआ, आपने इतना समय बर्बाद कर दिया, मुझे लगा कि आप सुपर पावर में कुछ विस्फोट करेंगे लेकिन देखने में सच में ये बहुत ज्यादा बेकार चीज निकली। तानुन की ये बात सुन के वो लेडी हैरान हो जाती है। फिर वो इविल लेडी अपने पागलपन को जारी रखते हुए आगे हंस के कहती है क्या कहा तुमने, आप इस चीज के बारे में इतना ज्यादा गंदा कैसे कह सकते हैं, मेरी तरफ देखो तुम। और फिर हमें दिखाते हैं वो अपने होठों की तरफ देख और फिर हमें दिखाते हैं वो अपने होठों को टच करके बहुत गंदे तरीके से दिख रही होती है। वो जैसे ही वहाँ पे वो नौटंकी कर रही होती है दोस्तों तभी हमें दिखाते हैं तानुन को आप जानते हैं बिल्कुल मनमौजी इंसान है, क्या कर दे उसे खुद नहीं पता होता है। उस पागल लेडी के ऊपर वहाँ से जंप करते हुए एकदम से उसके ऊपर कूद जाता है और वो पागल लेडी वहाँ जमीन में धम्म से गिर पड़ती है और तभी वो चिल्ला के कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है तानुन यहाँ पे रुकता नहीं है, वो उसके ऊपर चढ़ने के साथ में जो उसके टेंटिकल होते हैं उसको बुरी तरह से घसीटते हुए कहता है गीजर प्लाविंग सोइल स्टाइल। और उसके ऐसा कहते हुए वो उसको वहाँ पे खूब ज्यादा जिस तरह से खेत में जोता जाता है दोस्तों हल, उसी तरह से उसको बुरी तरह से पेल रहा होता है, जिस चीज के कारण उस लेडी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। जैसा कि आप नीचे की तरफ देख सकते हैं तानुन उसको इतने बुरी तरीके से धक्का दिया होता है कि जमीन में उसके बलून जमीन में घसड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तानुन के ऐसा करने के कारण जो उसके बलून होते हैं उस जमीन पे बुरी तरह घसीटते हुए जो वहाँ की जमीन होती है उसमें दो शेप बन जाते हैं। फिर वो लेडी वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और इस चीज को फील करते हुए गुस्से में कहती है इसने कैसी नीच हरकत करी है मेरे साथ में।
और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है तानुन उसके ऊपर अपने टांग रख के मस्त अंदाज में खड़ा होता है। तभी वो इविल लेडी तानुन की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती है, कैसे तुम मेरे पीछे कैसे आए, मुझे पता भी नहीं चला। जब वो ये चीज को बोल ही रही होती तभी दिखाते हैं तान्युन एकदम से आगे की ओर आ जाता है, जिसको देखने के बाद में वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि अभी तो मेरे पीछे था, अब एकदम से आगे कैसे आ गया। जब वो लेडी सामने की तरफ देख रही होती है तभी दिखाते हैं वहाँ पे लिंगवा ने तानुन का रूप ले लिया होता है और धीरे धीरे फिर से लिंगवा में ट्रांसफॉर्म होते हुए उसको चिढ़ा रही होती है, जिसको देखने के साथ में वो लेडी गुस्साते हुए कहती है, उस बदतमीज झड़ली लड़की के पास में ट्रांसफॉर्म मार्शल स्पिरिट है। जब वो इस बारे में बोली रही होती तभी दिखाते हैं तान्युन एकदम से उसके बगल में अपीयर हो जाता है और उसके पास खड़े होकर कहता है, अब तुम्हें समझ में आया, जब तुम लड़ती हो तो आपको अपने दिमाग का भी यूज करने की जरूरत होती है, वरना आप बेवकूफ बन जाते हैं। तान्युन फिर ये बात को बोलने के बाद में अपने मन में कहता है, जियाओ राव, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। तानुन ने जैसे ये बात बोली होती तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है और उसको बताती है, शैडो सोर्स का पता चला है, क्या आप इसको एब्जॉर्ब करना चाहेंगे। तानुन सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, शैडो सोर्स वो क्या है। इस बार जब मैंने उसे छुआ तो मुझ में उसकी मार्शल स्पिरिट की कॉपी करने की एबिलिटी नहीं थी। फिर तानुन कहता है, अरे छोड़ो इसे, भूल जाओ, हाँ मैं इसको एब्जॉर्ब करूंगा। और तान्युन के ये कहने के साथ में ही जितनी भी उस पागल लेडी के अंदर शैडो सोर्स था, सारा का सारा तान्युन अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता और वहाँ पे बहुत ढेर सारी ब्लैक कलर की पावर तान्युन के अंदर जाने लगती है। वो पावर जैसे ही तानुन के अंदर जाना स्टार्ट होती है वहाँ पे वो लेडी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है, नहीं मेरी ताकत, क्यों नहीं, ऐसा मत करो। जब वो लेडी ऐसा कर रही होती तभी तानुन उसको देख के शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके सिस्टम ने जितनी भी उसकी पावर होती उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिस चीज को तानुन वहाँ पे रोक नहीं पाता है। तभी वहाँ पे ब्लैक कलर की बहुत ढेर सारी पावर मिस्ट इकट्ठा होने लगती है और गोल गोल वहाँ घूमने लगती है, जिसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको बहुत बड़ा मैदान दिखाया जाता है जहाँ पे खुला आसमान होता है। उस जगह पे एक छोटी हट टाइप बनी होती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे तानुन की आंख खुलती है, उसके सामने एक बहुत बड़ा स्नेक बैठा होता है। तानुन को देखने के साथ में वो कहता है, फाइनली तुम जाग गए। तानुन जब अपने बगल में इतने बड़े स्नेक को देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उछल के एकदम किनारे चला जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या ये क्या हो रहा है, तुम कौन हो। तानुन जैसे उछल के किनारे गया होता है तभी दिखाते हैं हम वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल एकदम कन्या बैठी होती है दोस्तों, और वो अदाएं दिखाते हुए तानुन से कहती है, इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, जियाओ जिन बहुत प्यारी स्नेक है। और वो स्नेक भी कहती है, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है ये। तानुन उस लड़की को देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, ये मैं कहाँ आ गया और आप कौन हैं और तुम मेरे को यहाँ पर क्यों ले आई हो। तानुन की ये बात सुनने के बाद में वो सुंदर कन्या ब्लश करके हंसते हुए कहती है, लिटिल ब्रदर, वो मैं नहीं हूँ जो तुम्हें यहाँ लाई हूँ, बल्कि वो तुम ही हो जो मुझे यहाँ लाए हो। फिर उसको बताती है, मेरा नाम शैडो सरपेंट है और मैं आपकी मार्शल स्पिरिट हूँ भी और नहीं भी हूँ। तानुन उसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, आप ये क्या कह रही हैं और आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरी मार्शल स्पिरिट हैं भी और नहीं भी हैं। अगर आप वास्तव में मेरी मार्शल स्पिरिट हैं तो मुझे बाहर जाने दीजिए, उस जगह में लोग मेरा अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तानुन के इस तरह के बिहेव को देखने के बाद में वो सुंदर कन्या तानुन की तरफ देख के सोचती है, पिछले 1000 वर्षों में इंसानों को क्या हो गया, क्या वे सचमुच इतना ज्यादा रिग्रेट करते थे। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे अपनी कुछ स्किल का यूज करती है और वहाँ पे कुछ वाटर पैटर्न में कुछ होता है दोस्तों, जिसके ऊपर वो हाथ फेरते हुए तानुन से कहती है, आपको अपने बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बाहर है वो स्पाइडर डीमन आपके द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद पहले ही स्पाइडर की एक भूसी में बदल चुकी है। और ये कहने के साथ में उस पानी के अंदर वो बाहर का सीन दिखा रही होती है तानुन को, जिसमें कि तानुन वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है, लायन और लिंगवा उसको संभाल रही होती हैं और दूसरे साइड में जो स्पाइडर होती है वो बिल्कुल बुरी तरह से वहाँ अधमरी हो चुकी होती है। और उस जगह को दिखाते हुए वो तानुन से कहती है, आपको अपनी सिस्टर जियाराओ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ है। और वो ये कहने के साथ में ही वहाँ पे खड़ी हो जाती है और अपने बलून पे हाथ लगा के स्माइल करते हुए कहती है, और अभी आपको किसी और चीज के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे पास आओ और मेरे को देखो। तानुन उसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लेडी तानुन की तरफ देख के ब्लश करते हुए कहती है, मैं सच में आपको पसंद करती हूँ, चलो फिर ठीक है, हम लोग साथ मिलकर अपना फ्यूचर बनाएं। उस लेडी की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे घबराते हुए खड़ा हो जाता है और तभी चिल्ला के कहता है, नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा बनने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से एक फैमिली है और तुम जियाराओ के बारे में क्या कह रही थी। तानुन की ये बात सुनने के बाद में वो सुंदर कन्या वहाँ पे रोने लगती है
और रोते हुए उससे कहती है तुम दूसरी औरतों के बारे में कैसे सोच सकते हो? ऐसा बेवफा आदमी। क्या तुम अपने आर्मर के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं हो? सबसे जरूरी बात यह है कि आप मार्शल स्पिरिट की कॉपी क्यों कर सकते हो? उस सुंदर कन्या की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। उसके पसीना आने लगते हैं और तभी वो उससे कहता है, ये कैसे होता है? क्या आप जानती हैं कि मैं दूसरे लोगों की मार्शल स्पिरिट को कॉपी कैसे कर सकता हूँ? हेलो गाइज, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो सुंदर कन्या तान्युन की ये बात सुनने के बाद में ब्लश करके स्माइल करके कहती है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपकी मार्शल स्पिरिट हूँ। और ये कहने के साथ में वो अपने वही वाटर इमेज की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहती है, अय्या हमारे पास और जरा समय नहीं है। एक लंबी कहानी को मैं छोटा करके आपको बताती हूँ। फिर वो लेडी हमें बहुत पुरानी स्टोरी बताती है। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में अराजकता का जन्म हुआ था तो वहाँ पे दो कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट प्योर सोल का था और दूसरा कंपोनेंट ग्रेट फिजिकल बॉडी का था। फिर वो वहाँ पे खूब मस्त एक हसीना को दिखाते हुए बताती है, सोल्स को इसका समर्थन करने और एक जीवन में आने के लिए एक फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है। और यही कारण है कि सोल जानवर और पौधों के अंदर रहती है और सबसे पहले एक डीमन बनी। हालांकि एक सोल बॉडी के बिना अस्तित्व में रह सकते हैं, लेकिन सोल के बिना एक बॉडी पूरी तरह खाली होती है। इसलिए मनुष्य ने उस खालीपन को भरने के लिए इमोशंस नाम की एक भयानक चीज को बनाया और उसको बनाने के बाद में जलन, वासना, खुशी, आनंद और भी प्रकार के मनुष्य के हृदय में सभी तरह की भावनाएं भर गईं। जब वो तान्युन को ये बता ही रही होती तभी दिखाते हैं वो धीरे धीरे डिस्पेयर होने लगती है, जिसको देखने के साथ में वो शॉक्ड होते हुए कहती है, अय्या समय बहुत जल्दी गुजर जाता है, मैंने केवल शुरुआत के बारे में ही बताया था। और फिर वो जल्दी जल्दी बताना स्टार्ट करती है, हजारों साल पहले की डीमन एम्प्रेस में से मैं एक हूँ। ऐसा ही होता है कि शैडो सरपेंट मुझसे सहमत हो जाती है, इसलिए वो आपके सामने अपेयर हुई। आपने उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और शैडो मतलब मुझे अवेक किया। फिर वो वहाँ की सारी एम्प्रेस के बारे में तान्युन को बताती है। कुल मिलाकर वहाँ पे 7 डीमन एम्प्रेस है जो 7 तरह की अलग अलग एनर्जी को यूज करती हैं। दुनिया पर लगी हुई सील लगभग टूट चुकी है और दूसरी जातियां भी फिर से उठ खड़े होने के लिए तैयार हैं। फिर हमको बहुत बड़े आइलैंड के बारे में सुंदर कन्या बताती है, लियू आइलैंड पर जाइए, आप वहाँ पर मार्शल स्पिरिट एकेडमी से सीख सकते हैं। ये दूसरी डीमन एम्प्रेस की जगह भी है। फिर वो डिस्पेयर होते हुए जल्दी से बताती है, हाँ ये सही है, मैंने आपके लिए एक हथियार छोड़ा है, हालांकि अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप। वो जैसे आगे कुछ बोलने वाली होती है, तान्युन वहाँ पे उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए चिढ़ा के कहता है, तो क्या हो जाएगा? क्या तुम गायब होने से पहले कम से कम अपनी बात को खत्म कर सकती हो? सोल और बॉडी के बारे में बताओ, आखिर कौन जानना चाहता है कि दुनिया कैसे बनी? वो जैसे इस बात को बोल रहा होता है तभी एकदम से वो वहाँ से डिस्पेयर होकर अपनी रियल दुनिया में आंखें खोलता है और तभी चिल्ला के कहता है, अरे पहले मुझे सही से इसके बारे में समझाओ तो। तान्युन वहाँ पे जैसे ही जागता है, लायन उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको अपने बलून से एकदम चिपकाते हुए कहती है, अरे मेरी जान तान्युन, तुम ठीक हो, तुम जाग गए। और दूसरे साइड में लिंगवा भी उसके पास में आते हुए कहती है, जीजा जी मुझे ऐसा लगा कि आप मर गए। लायन ने जैसे ये बात बोली होती, दूसरे साइड में वो जो इविल लेडी होती उसके अंदर से बहुत ढेर सारी ब्राइट लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं वो ब्राइट लाइट जैसे ही निकलती है तभी उतने में तान्युन कहता है, इतना शोर मचाना बंद करो, जल्दी जाओ और ज़ियाराओ को देखो जाकर। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती तभी हमें दिखाते हैं वो जो इविल लेडी के अंदर से लाइट निकली होती है पर्पल कलर की, वो सीधे ज़ियाराओ की बॉडी में जाकर घुस जाती है, जिसको देखने के साथ में लिंगवा चिल्ला के कहती है, ऐसा लगता है कि। और तभी घबराते हुए कहती है कि वो फिर से जिंदा हो रही है। और तभी हमें दिखाते हैं जो ज़ियाराओ की बॉडी होती है वो अपने आप मार्शल स्पिरिट के कारण खड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देख के वो लोग घबरा जाते हैं। जब तान्युन उसकी तरफ देखता है तो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या वो फिर से जिंदा हो गई? और दूसरे साइड में ज़ियाराओ इन लोग के ऊपर अपना एक अटैक करने के लिए रेडी हो रही होती है। जब तान्युन नीचे देखता है कि ज़ियाराओ अपना एक बहुत बड़ा अटैक इनके ऊपर करने वाली है, तभी वो अपनी बीबी और अपनी साली को धक्का देके चिल्लाते हुए कहता है, संभल कर रहो, वो अटैक करने वाली है। और जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है, तान्युन उन लोग को हटाकर वो पूरा का पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। और साथ में हमें दिखाते हैं उसने अपनी एक ब्लैक कलर की मार्शल स्पिरिट को भी रिलीज कर लिया होता है वहाँ पे। उस अटैक के खत्म होने के बाद में हमको पता चलता है तान्युन ने किसी तरीके से जो उसका अटैक होता है उसको रिफ्लेक्ट करके 2 हिस्सों में बांट दिया होता है और वो बच गया होता है।
और फिर हमको पता चलता है तानुन किस तरह से बचा था। जब वो बेहोश था तो उस सुंदर कन्या ने जिस वेपन के बारे में बताया था, तानुन ने उस वेपन को अपने हाथों में ले लिया होता है, जो शैडो वेपन होता है। और तभी वेपन को लेके तानुन वेपन को लिए हुए अपने मन में सोचता है, ये क्या है? इसने मुझे खुद ही अपने आप इस हमले को रोकने में मेरी मदद करी है। तानुन जब इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक दूसरे नए मेंशन को दिखाया जाता है और हमको पता चलता है यहाँ पर वही शैडो सरपेंट सुंदर कन्या होती है, जो एक लेडी के सामने झुक के ग्रीट कर रही होती है। और वो लेडी बड़े एटीट्यूड में रंगबाजी से कहती है, आपने कहा कि आपने उसको सही से नहीं समझा पाई और आपको उसे वापस भेजना पड़ा। उसकी ये बात सुनने के बाद में सुंदर कन्या कहती है, हाँ आप सही कह रही है माई एम्प्रेस। और हमको पता चलता है ये जो दूसरी लड़की है वो एक एम्प्रेस है। और तभी वो झल्लाते हुए चिल्ला के कहती है, बाहर जाने वाली पहली व्यक्ति तुम ही क्यों बनी? तुम बहुत ज़्यादा चीटर हो, तुमने ऐसा क्यों किया? एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में वो घबराते हुए कहती है, मुझे बस लंबे समय तक सील रखा गया है, इसके अलावा मैंने उसके पास अपना हथियार भी छोड़ दिया है। इसकी बात सुनने के बाद में एम्प्रेस गुस्साते हुए कहती है, लेकिन क्या आपने उसे इसका इस्तेमाल करना बताया कि इसे कैसे यूज करते हैं और इसके बाद के जो इफेक्ट पड़ते हैं वो बताया आपने? एम्प्रेस की बात सुनने के बाद वो कहती है, नहीं वो तो बताना भूल गई मैं। एम्प्रेस उसकी ये बात सुनने के बाद में गुस्सा जाती है और तभी उसके गाल पे पिंच करते हुए गुस्से में कहती है, तुम मेरे लिए एकदम बेकार हो। जब एम्प्रेस ये कर रही होती तभी सुंदर कन्या चिल्लाते हुए कहती है, क्या आप मुझे मारना चाहती हैं? आप मुझे मार डालेंगी क्या? उसके ये कहने के साथ में हमारा दोबारा सीन शिफ्ट होके टैन रेसिडेंस में आ जाता है, जहाँ पे तानुन उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद में बहुत खुश होते हुए कहता है, ये वही चीट वेपन होना चाहिए जो मुझे उस औरत ने दिया था। और ये कहने के साथ में वो अपनी शैडो तलवार को जियाओ राव की तरफ उठाते हुए कहता है, तुम एक नंबर की ठरकी हो, जियाओ राव की बॉडी को मुझे सौंप दो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जियाओ राव अपने मन में कहती है, तानुन तुम मुझे क्यों नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? फिर गुस्से में कहती है, आपको मर जाना चाहिए। इतने लंबे सालों तक मैंने तुम्हारा इंतजार करते करते कितना ज्यादा कष्ट उठाया और तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ही गॉड की सेवा करती हूँ, मैं जवान लड़की बेवकूफ नहीं हो सकती हूँ। फिर जियाओ राव अपने चेहरे को कवर करते हुए उससे कहती है, तानुन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? ऐसा हो सकता है मैंने मना कर दिया हो। और ये सब बातें बड़बड़ाते हुए वहाँ पे खूब जोर से चिल्लाती है, जिस कारण से जो उसकी स्पिरिट पावर होती है बहुत ज्यादा वहाँ पे डार्क कलर में रिलीज होती है और वहाँ पे उसकी स्पिरिट पावर का एक सर्कल बन जाता है। फिर हमको दिखाते हैं वो अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करते हुए एक ब्लैक कलर का शैडो वेपन बना लेती है और हमको पता चलता है वो अपने हाथ में एक डैगर पकड़े होती है और उस डैगर से वो अपने बालों को काट देती है। अपने बालों को काटने के साथ में हमें दिखाते हैं जियाओ राव वहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई होती है एक नए लुक में, जो कि देखने में बहुत ज्यादा हॉट लग रही होती है और वो तानुन की तरफ गुस्से में घूर के देख रही होती है। जब जियाओ राव ने ऐसा किया होता है तो तानुन को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और तभी वो जियाओ राव को चिल्ला के कहता है, जियाओ राव तुम ऐसा मत करो। फिर तानुन कहता है, मेरी बॉडी ये क्या हो रहा है? और वो वहाँ पे धीरे धीरे उसको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब तानुन अपनी तरफ देखता है तो उसकी बॉडी बुरी तरह से वीक हो चुकी होती है, एकदम उसके अंदर कमजोरी आ गई होती है। और इस बात को कहते हुए एकदम से तानुन वहाँ पे धड़ाम से गिर जाता है, जिसको देखते हुए लाइन वहाँ पे भागते हुए उसकी तरफ आके कहती है, तानुन क्या हुआ तुमको? और लिंगवा भी चिल्लाती, जीजा जी फिर तो नहीं टपक गए आप? और ये कहने के साथ में वो दोनों तानुन के आगे आके खड़े हो जाते हैं उसको डिफेंस करने के लिए। जब जियाओ राव देखती है कि तानुन बेहोश हो जाता है तभी वो कहते हैं, ये क्या हुआ इसके साथ में? और अगले पल ही हमें दिखाते हैं जियाओ राव वहाँ पे अपने शैडो को यूज करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में वहाँ से निकल जाती है और लायन और लिंगवा दोनों के दोनों तानुन के सामने खड़े होते हैं। जब जियाओ राव वहाँ से जा रही होती है तभी लिंगवा चिल्ला के कहती है, तुम बदमाश रुक जाओ वहीं पे। अगर तुम इतनी पावरफुल हो तो जियाओ राव की बॉडी पर कब्जा करना बंद करो। जब लिंगवा वहाँ पे चिल्ला रही होती है तभी लायन उससे बोलती है, अरे लिंगवा बस बहुत हुआ, अब चिल्लाना बंद करो और जल्दी करो। तानुन को चल के वहाँ पे देखो और सबसे पहले हम उसे अंदर लेके चलते हैं। और लिंगवा भी अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद में उससे कहती है, ठीक है। जब वो लोग वहाँ की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी दिखाते हैं लिंगवा के बलून को। लिंगवा के बलून में एकदम से एक पर्पल कलर की लाइट सर्कल बनने लगती है और वो उसके बलून में से बाहर निकलती है। लिंगवा जैसे उस लाइट को बाहर निकालती तभी उसमें से आवाज आती है, लिंगवा तुम अभी कहाँ हो? लिंगवा उस आवाज को सुनने के बाद में हैरान होते हुए कहती है, पापा मैं लायन और जीजा जी के साथ में हूँ। फिर उसमें से उसके पापा की आवाज आती है, ये बहुत बढ़िया बात है, आप तीनों लोग सुनो, ट्रू मार्शल सेक्ट में कभी वापस मत आना। उनकी बात सुनने के बाद में लिंगवा शॉक्ड होते हुए कहती है, पापा आखिर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ वहाँ पे? फिर उसके पापा वहाँ से उसको बताते हैं,
जिन त्यान हाओ के पापा कुछ लोगों को परेशानी पैदा करने के लिए लेकर आए, तुम लोग जहाँ पर भी हो वहाँ से वापस मत आना। तभी लिंगवा कहती है डैड डैड क्या बोल रहे हैं। तभी उतने में कनेक्शन कट हो जाता है। फिर हमको वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो चुकी होती है और वहाँ पे लाइन तानुन के होठों पे प्यार करते हुए उससे कहती है तानुन मुझे घर वापस जाना है, मैं लिंगवा को तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ छोड़ देती हूँ। और ये कहने के साथ में ही लाइन वहाँ पे टेलीपोर्टेशन डिवाइस को अपने हाथ में ले लेती है, जिसको देखने के बाद में लिंगवा चिल्ला के कहती है दीदी ये क्या कर रही हो आप। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में लाइन उसे बोलती है लिंगवा टैन्यून का अच्छी तरह से ख्याल रखना, मैं ये पक्का करने के लिए वापस जाऊंगी कि ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट ठीक है कि नहीं। मैं फॉक्स डीमन को भी तुम्हारे पास छोड़ दूंगी, तुम दोनों को टैन्यून का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। अपनी सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा वहाँ पे घबराते हुए उसके पास दौड़ के जाती है और जो अपने हाथ में टप लाई होती है उसको भी वहाँ पे गिरा देती है और तभी अपनी सिस्टर से कहती है सिस्टर मैं भी आपके साथ वापस जाना चाहती हूँ। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में लाइन वहाँ पे सैड होते हुए उससे कहती है लिंगवा तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, आपको यहीं पे रहना होगा और टैन्यून की देखभाल करनी होगी। और ये कहने के साथ में जो उसके पास में टेलीपोर्टेशन एंकर होता है उसको एक्टिवेट करने लगती है और तभी अपने मन में कहती है टैन्यून लिंगवा मैं अब जा रही हूँ। अपने सिस्टर को ऐसे जाता हुआ देख के लिंगवा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसको रोकना चाहती है लेकिन रोक नहीं पाती। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगवा टैन्यून के पास आकर उसी के ऊपर रो रही होती बुरी तरह से और रोते हुए चिल्ला के कहती है जीजा जी जल्दी करो, उठो तुम यहाँ पे। जब लिटिल फॉक्स देखती है कि यहाँ का हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं तभी वो अपने आप को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेती है और लिंगवा को दिखाते वो तान्यून के ऊपर बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसके आंसू बहुत निकल रहे होते हैं। तभी लिटिल फॉक्स उसके पास आते हुए कहती है तुम मुझे मत छोड़ के जाओ। हेलो गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है लाइन वहाँ से टेलीपोर्ट होने के साथ में ही ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट में आ गई होती है। जब लाइन वहाँ पे आती है तो उसको वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा होता है, सारे के सारे लोग वहाँ से गायब होते हैं और रास्तों पर भी वहाँ पे लड़ाई के निशान होते हैं, मतलब कि ब्लड पड़ा होता है। जब लाइन इस चीज को देखती है तो हैरान होते हुए कहती है यहाँ पर इतनी शांति क्यों है और अभी तो सोने का समय भी नहीं हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है। और इस चीज को सोचते हुए वो अपने ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट का गेट खोल के अंदर की तरफ जा रही होती है और तभी मन में सोचती है पापा मम्मी मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुछ ना हुआ हो। लायन जैसे ही ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट का मेन गेट खोल के अंदर देखती है वो देखने के साथ में बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। जब लायन सामने की तरफ देखती है वहाँ पे बहुत ढेर सारा फाइट करने के कारण ब्लड पड़ा होता है हर जगह पे। तभी वहाँ पे एकदम से कोई कहता है मिस किन आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गयी। जब लायन उस आवाज की तरफ देखती है तो वहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है जो लायन से कहता है आपने बहुत लंबे समय तक मेरे को वेट कराया, क्या इस लायक थी आप। लायन उस आदमी को देखने के साथ में उससे कहती है आप कौन है। वो आदमी कहता है मैं जिन ताई युआन हूँ, जिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। लायन उसकी बात सुनने के बाद में उससे कहती है क्या जिन फैमिली से, क्या आप अपने छोटे भाई जिन त्यान हाओ का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। लायन की ये बात सुनने के बाद में जिन ताई युआन अपना सर खुजलाते हुए सोचता है जिन त्यान हाओ ये कौन है। फिर लायन की तरफ देख के हंसते हुए कहता है अरे हाँ आप मेरे एक छोटे से बेवकूफ भाई के बारे में बात कर रही हैं, वो तो उंगली उठाने लायक भी नहीं है। फिर हंसते हुए कहता है मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं खुद आपको देखना चाहता था क्या तुम मेरी वाइफ बनने के योग्य हो कि नहीं। और ऐसा लगता है कि जिन त्यान्यून की यह बात सुनने के बाद में लाइन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है तुम बेवकूफ चुप हो जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे बारे में बात कर सको, मैं केवल और केवल सिर्फ तान्यून की हूँ। और ये कहने के साथ में वो उसके पास आकर उसके गले पे तलवार रखते हुए गुस्से में कहती है तुम मुझे पहले बताओ मेरे पापा और मम्मी कहाँ हैं। लाइन की ये बात सुनने के बाद में वो लड़का हंसते हुए कहता है सच में यार किन फैमिली में बिल्कुल भी सब्र नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मम्मी और पापा जिन फैमिली के मेहमान बन के वहाँ पर हैं। और अपने गले के पास से तलवार को हटाते हुए हंस के कहता है हालांकि जिस टैन्यून के बारे में आप बात कर रही हैं वो वही है जिसके साथ आप भागी थी, मैंने सही कहा ना। इस चीज के कारण मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है, एक ऐसी एक्सीलेंट औरत को प्राप्त करना सच में बहुत कठिन होता है। फिर लायन की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है मिस किन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप अपने मम्मी पापा की जान बचाने के लिए टैन्यून का सिर भी ला रही हैं। जिन त्यान युआन की ये बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए गुस्से में कहती है मैं इस तरह के ट्रेड के लिए आपके दिमाग का यूज कर सकती हूँ।
और ये कहते हुए वो उसके गले पे अटैक कर रही होती है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल हिलता भी नहीं है। जिस चीज को देखने के साथ में वो अपनी तलवार को रोक के वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या तुम अपने आप को बचा क्यों नहीं रहे हो? उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में जिन तियान हाओ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो कि मैंने क्यों कहा कि जिन तियान हाओ एकदम बेकार इंसान है? क्योंकि उसका विक्टर कंट्रोल। और ये कहने के साथ में ही वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है, बहुत कमजोर था। और उसके मार्शल स्पिरिट को रिलीज करने के कारण लायन एकदम से वहां से उछल के दूर गिरती है जाकर, और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सीधे गिरने के साथ में जमीन में क्रैक डाल देती है और लायन वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाती है। और दोस्तों जिन तियान हाओ को यहाँ पे देखने के बाद में मेरे को ड्रैगन बॉल ज़ी के ब्लोडी की याद आ जाती है। और तभी वो आगे बढ़ते हुए कहता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन मेरी मार्शल स्पिरिट है। और ये कहने के साथ में वो लायन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से जंप लगाकर सीधे नीचे आता है और वहाँ आकर उससे कहता है, मिस किन, आपके चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन को देखने के बाद में मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ है। मुझे ये और भी ज्यादा पसंद है। आज मैं तुम्हें और परेशान करूंगा। और दूसरे साइड में लायन वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए बैठ के गुस्सा रही होती है इसके ऊपर। फिर जिन तियान हाओ उसके बगल से आगे निकल के कहता है, अरे हाँ ये सही है, मैं आपको बताना भूल ही गया, हमारी शादी 3 दिन में होने वाली है। तुम शादी की पोशाक पहनकर मेरे घर आओ। फिर आगे बढ़कर बाय करते हुए उससे कहता है, यह सबसे अच्छा होगा अगर आप भागोगी नहीं, क्योंकि आपके मम्मी पापा सच में आपको बहुत याद करते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे बहुत अफसोस करते हुए एकदम से गिर जाती है नीचे, और वहाँ पे गिरने के बाद में रोते हुए तान्युन को याद करती है कि तान्युन तुम कहाँ पर हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर जिन फैमिली के मेंशन पे आ जाता है और वहाँ पे कोई चिल्ला के कह रहा होता है, कुत्ते के बच्चे। और दोस्तों जिन फैमिली का जो पैट्रियार्च है उसका ये तकिया कलाम है। वो अपने लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, तुम पहले ही किन लायन को इस हद तक घायल कर चुके हो, तुम उसे वापस क्यों नहीं लाए? उसकी बात सुनने के बाद में वो लड़का कहता है, मैं उसका फायदा उठाना चाहता था। अपने लड़के की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहते हैं, क्या तुम जानते भी हो कि किन लायन की मार्शल स्पिरिट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अपने फादर की ये बात सुनने के बाद में जिन तियान हाओ अपने सर को नीचे झुका लेता है। तभी उसका फादर गुस्से में कहता है, मैंने ऐसे बदमाश लड़के को कैसे पैदा कर दिया? और अपना मुंह बनाते हुए आगे बढ़ के गुस्से में चिल्ला के कहता है, ना करो, 3 दिन में होने वाले भंडारे की तैयारी करो, 3 दिन में मेरे बेटे की शादी होने वाली है। अपने पापा की ये बात सुनने के बाद में जिन तियान हाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्ला के कहता है, ये है पापा मान गए। और अपने पापा को वहाँ से बाय करते हुए हंस के जाते हुए कहता है, पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस चीज की तैयारी करने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। अपने बेटे को इतना ज्यादा खुश देख के जो उसके फादर होते हैं एक लंबी सांस लेते हैं, आखिरकार मैं इसका फादर हूँ तो मुझे करना तो होगा ही। फिर वो आगे बढ़ते हुए मन में सोचते हैं, सच में ये कितना ज्यादा बेवकूफी वाला काम है। फिर सोचता है, ग्रेट गॉड, मैं जल्दी सफल हो जाऊंगा। जब उसने ये बात कही तो वहाँ से सीन शिफ्ट होने के बाद में हमारा तान्युन रेसिडेंस में आ जाता है। वहाँ पे लिंगवा बैठी रो रही होती है। तभी अचानक से तान्युन की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं और लिंगवा को देख के कहता है, लिंगवा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? लिंगवा अपने जीजा को उठते हुए देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो उसके पास आकर रोते हुए कहती है, जीजा जी आखिरकार आप उठ गए। और वो तान्युन के ऊपर वहीं पे चद्दर पे अपने सर को रगड़ के रोने लगती है। फिर तान्युन वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। और लायन कहाँ पर है? जैसे ही तान्युन ने ये बात पूछी होती, लिंगवा वहाँ पे एकदम से शांत हो जाती है और उसको कुछ नहीं बता पाती है और कहती है, वो ऐसा है वो। तान्युन उसको ऐसा करते हुए देख के शक खाते हुए चिल्ला के कहता है, लायन कहाँ पर है? उसके साथ में क्या हुआ? लिंगवा बताओ मेरे को। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती, लिंगवा उसके पास आकर चिपक कर उससे रोने लगती है और रोते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि जिन फैमिली ने हमारी फैमिली पे अटैक कर दिया है, जिस चीज के कारण दीदी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी और वापस जाने के लिए टेलीपोर्टेशन एंकर का यूज करा और वो यहाँ से चली गई। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, क्या ये जिन तियान हाओ का बदला लेने के लिए हो सकता है? और तभी वो एकदम से वहाँ पे खड़े होते हुए कहता है, लिंगवा चलो जल्दी चलें। और लिंगवा उसको वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही होती है। तान्युन जैसे ही वहाँ पर 2 कदम आगे बढ़ता है, एकदम से वहाँ पे धम से लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है, जिसको देखने के बाद में एकदम से लिटिल फॉक्स उसके पास आती है और उसको उठाते हुए कहती है, क्या आप ठीक है? जब वो उठा रही होती तभी तान्युन उससे पूछता है, आप कल कहाँ गई थी? और ये बात कहने के साथ में गुस्साने लगता है और गुस्से में कहता है, जब हम लोग लड़ रहे थे तो आप कहाँ पर थी? उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स वहाँ घबराते हुए कहती है, वो मैं मतलब कुछ बता नहीं पा रही होती दोस्तों।
जब तान्युन ये देखता है कि इसने हमको धोखा दिया और ये वहाँ पे छिप गई थी, तभी गुस्से में कहता है ये बस सही है, तुम बस हमारे मुसीबत पे आने पे छिपी रहो क्योंकि तुमको मरने से बहुत डर लगता है। और ये कहने के साथ में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, जो लिटिल फॉक्स के साथ उसने किया था, उसको बाहर निकाल लेता है और लिटिल फॉक्स को दिखाते हुए कहता है क्योंकि आप मरने से डरती हैं तो तुम्हारा मेरे साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। और ये कहने के साथ में वो अपने हाथों से जो लिटिल फॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वहाँ पे तोड़ देता है। जिस चीज को देखने के बाद में वो लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही हमको दिखाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो लिटिल फॉक्स के ऊपर कॉलर बंधा होता है वो एकदम से वहाँ पे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर तान्युन उस कॉन्ट्रैक्ट के स्क्रोल को लिटिल फॉक्स की तरफ गुस्से में फेंकते हुए कहता है मैं इन सब से मानने वाला नहीं हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। जब लिटिल फॉक्स से सुनती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो तान्युन का हाथ पकड़ के उससे गिड़गिड़ा के कहती है मास्टर मैं गलत थी, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन तान्युन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो एकदम से उसके हाथ को वहाँ से झड़कते हुए उसके पिछवाड़े पे एक लात मारते हुए कहता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उसने जैसे इतनी तेज चिल्ला के कहा होता है एकदम से उसको कुछ अलग फील होता है और अगले पल ही हमें दिखाते हैं तान्युन बहुत ज्यादा अंदर से जख्मी होता है, उसके बहुत चोट लगी होती है जिस कारण से जैसे उसने प्रेशर लगाया होता है उसके मुंह से भलभला के खून निकलना स्टार्ट हो जाता है जिसको वो अपने हाथ से रोकता है। जब लिंगवा देखती है कि जीजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं तभी वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है जीजा जी आप पहले शांत हो जाइए, आप बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं और इस हालात में आप कहीं नहीं जा रहे हैं। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए भी मेरे को समझाने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार होगा क्योंकि लायन को मेरी जरूरत है। अगर मुझे रेंगते हुए भी वहाँ पर जाना पड़े तो मैं वहाँ पर रेंगते हुए जाऊंगा। और वो ये कहते हुए 10 मैंशन से बाहर की तरफ निकल रहा होता है जिसको देखने के बाद में लिंगवा चिल्ला के कहती है जीजा जी, अरे जीजा जी रुक जाओ। दूसरे साइड में हमको लिटिल फॉक्स को दिखाया जाता है। लिटिल फॉक्स को उस लड़ाई में डर जाने के कारण अपने ऊपर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा होता है। वो अपने ऊपर बहुत शर्म महसूस कर रही होती है कि वो अपने मास्टर की हेल्प नहीं कर पाई और इस चीज को सोचने के बाद में लिटिल फॉक्स वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। और दूसरे साइड में हमको इंपीरियल सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर तान्युन अपने एक ब्लैक घोड़े के ऊपर सवार होके बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रू मार्शल शॉर्ट सेट की तरफ निकल जाता है लायन को बचाने के लिए। और बहुत दूर जाने के बाद में एकदम से जो उसका घोड़ा होता है बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ना उसने उसे कुछ खिलाया होता है ना पिलाया होता है, बस पेल के दौड़ाए रहता है जिस कारण से वो जो घोड़ा होता है वो बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है और वहीं पे वो एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे उसका एकदम से घोड़ा गिरता है दिखाते तान्युन जो उसके ऊपर बैठा होता है गुलाटी खाता हुआ आगे की ओर जाकर धम्म से गिरता है और वहां पे गिरने के बाद में अपने अंदर बहुत रिग्रेट कर रहा होता है कि मैं अभी तक वहां पहुंचा क्यों नहीं। और जैसे इस बारे में सोचता है वो एकदम से उसे उल्टियां होना स्टार्ट हो जाती हैं जिसको देखने के बाद में वो शॉक्ड हो जाता है। और दोस्तों लिंगवा तान्युन का पीछा करते हुए आ रही होती है और तभी जब लिंगवा देखती है कि तान्युन वहाँ पे गिर पड़ा है एकदम से वो दौड़ के उसके पास जाती है उसको देखने के लिए और तान्युन के पास जाकर उसको संभालते हुए कहती है जीजा जी हम पहले ही 3 दिन से लगातार सफर कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ट्रू मार्शल शॉर्ट ट्रैक तक पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है लिंगवा आप थकी हुई हैं तो आप आराम करने के लिए जा सकती हैं, मैंने पहले ही कहा है अगर मुझे रेंगना होगा तो मैं रेंग कर लायन की तरफ जाऊंगा। लिंगवा की ये बात सुन के गुस्सा के चिल्ला के कहती है जीजा जी मेरी बात सुनो पहले। और दूसरे साइड में बेचारे उस काले घोड़े को दिखाते हैं, वो बेचारा वहाँ पे मर चुका होता है। लिंगवा चीज बोल रही होती तभी तान्युन वहाँ पे रेंग कर आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है लायन मैं आ रहा हूँ। जब तान्युन वहाँ पे रेंग कर आगे बढ़ रहा होता है तभी उसको बचपन की एक अपनी मेमोरी याद आती है। तभी वो लायन से वहाँ पे कहता है लायन फ्यूचर में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट को अवेक करूंगा और उसके बाद मैं आपकी रक्षा करूंगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं मुझे मालूम है। और दोस्तों जिया राव के साथ में भी इसने यही वादा किया था हेयर पिन देते हुए और वो निपट गई। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन लायन की गोदी में सर रख के लेटा होता है। तभी लायन उससे पूछती है तान्युन तुमने किस तरह की मार्शल स्पिरिट को अवेक किया है। तान्युन उससे हंसते हुए कहता है फिलहाल के लिए मुझे अपनी असली ताकत छुपानी होगी, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं मार्शल स्पिरिट की कॉपी क्यों कर सकता हूँ। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है अच्छा ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है कि सही समय आने पर आप मुझे बता देंगे। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में अपने मन में सोचता
सोचता है, छिपाना, क्या ताकत छिपाऊं, मैं अभी तक नहीं बदला हूँ। और वो ये कहने के साथ में जियाओ राव को याद करता है, जहाँ पर वो तानुन को बचाते हुए वहाँ पे मर जाती है। तभी तानुन उसके बारे में सोचता है, फिलहाल मैं अभी भी पहले जैसा ही हूँ, बेकार गंदगी का एक टुकड़ा जो किसी को भी बचा नहीं सकता है। और अब देखा जाए आखिरी में वो जैसे इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी एकदम से उसके सामने एक पैर आके खड़ा हो जाता है और वो उसके सामने आकर स्माइल करते हुए कहता है, यो क्या बात युंगेन, तुम। और हमको पता चलता है दोस्तों, ये कोई और नहीं होती है, अपनी मस्त लल्लन टाम छम्मक छल्लो मिस एम्प्रेस होती है। वो तानुन के सामने आकर बड़ी रंगबाजी में खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं अपने इस मैटर को सुलझाने के बाद में तुमको ढूंढने आऊंगी। और वो उसके सामने आकर हंसते हुए कहती है क्या तुमको मेरी मदद चाहिए? जिसको देखने के बाद में तानुन और लिंगवा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि एकदम से ये कहां से आ गई। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।